फ्राइडे हमारा डार्ट खत्म है, तो मंडे से हम फ्लटर पे हो गए, तो फ्लटर पे कोड करना शुरू कर देंगे मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ यही है सब कुछ, ये समझ आता है तो बाकी फ्लटर तो बहुत ईजी जाने वाला है। अच्छा, तो अभी हम इसलिए ना ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने जरूरी है। एक टेस्ट भी होगा आप लोगों का डार्ट के ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों का एक टेस्ट होगा, आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट होगा, बताया जाएगा आपको कब होने वाला है वो टेस्ट। तो वो डार्ट के ऊपर होगा, फिर एक फ्लटर पे भी होगा आगे चल के। अच्छा, तो हम आते हैं आज के नए टॉपिक्स की तरफ। तो मैं रेफरेंस ले रहा हूं कि कल जो हम लोगों ने किया था उसी से, तो लास्ट टॉपिक निकालता हूं पहले जो हमने किया था। आप सबको याद हो कि हमने लिस्ट बनानी सीखी थी, और लिस्ट हमेशा इंडेक्सेस पे काम करती है। तो जब भी आप लिस्ट यूज कर रहे हो तो लिस्ट का पर्पस ही है किस पे काम करना, इंडेक्सेस पे काम करना, ठीक है ना। तो लिस्ट में हम लोगों ने कुछ फंक्शन देखे थे, जिसमें से एक फंक्शन था फॉर ईच। तो फॉर ईच मैंने आपको बताया था ट्रैवर्स करने के लिए होता है, और जब हम इसे ट्रैवर्स करते हैं तो 1 बाय 1 वैल्यू वो इस फंक्शन को देता रहता है, और इस फंक्शन के अंदर हम अपना लॉजिक लिख सकते हैं कि हम उसे कैसे प्रिंट करना चाहते हैं। तो 1 बाय 1 अपने आप ट्रैवर्स करके अपने आप इसे देता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर ईच लूप है? तो फॉर ईच लूप नहीं है, कभी नहीं बोलना ऐसा। इट्स नॉट अ लूप, इट इज जस्ट अ फंक्शन। तो जो फॉर लूप पढ़कर हम आए हैं वो लूप है, ठीक है। लेकिन ये फॉर ईच एक फंक्शन है, जिस फंक्शन के अंदर हमने यहां जो फंक्शन पास किया है, ये जो फंक्शन पास हुआ आपके पास, दिस इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है? कॉल बैक फंक्शन है, जो हम लोगों ने इसमें पास किया था, ठीक है। इसी तरीके से कल हम लोगों ने वेयर फंक्शन यूज किया था, जो बेसिकली किस लिए यूज हो रहा था? सर्चिंग पर्पस के लिए। अगर आपको सर्च करने एलिमेंट्स और उससे सर्च करके एक सब लिस्ट निकालनी है, तो आप वेयर फंक्शन यूज कर पा रहे हो। इसी तरीके से अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में करना है, तो आप सॉर्ट यूज कर पा रहे हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। इसलिए हम लोगों ने ये फंक्शंस देखे थे। तो ऐसी कुछ और फंक्शंस भी जो हमें देखने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पर फंक्शंस देखे हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो दीज ऑल आर फंक्शंस। जैसे आपसे कोई पूछता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ एग्जांपल्स बताओ, तो फॉर ईच, सॉर्ट, वेयर, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहे हो। तो ये रियलिस्टिक प्रोग्रामिंग है जहां आप यूज कर रहे हो। वो आपसे पूछ रहा है फैट एरो फंक्शंस के रियलिस्टिक एग्जांपल हो, तो आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमसे, हम पहुंचते हैं अपने इस सेगमेंट पे, फिफ्थ वाले सेगमेंट पे, और यहां से शुरू करते हैं सब कुछ आज, ठीक है। तो लिस्ट को ही पहले कंटिन्यू करेंगे, लिस्ट को खत्म करेंगे। तो एजेंडा ये है कि पहले, मतलब अब जो हमें आगे बढ़ना है इसको लेके, वो कुछ ऐसा बढ़ना है कि हमें पहले तो लिस्ट के मेथड्स खत्म करने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट के मेथड्स खत्म करें, जो लिस्ट के अंदर फंक्शंस पड़े हुए, और वो भी फंक्शनल वाले, है ना। कौन से वाले? फंक्शनल प्रोग्रामिंग वाले, उन्हें खत्म करेंगे। Once we have done this list with a functional programming style, जैसे हम इसे खत्म करते हैं, then we move to the next segment. वो जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो कुछ ऐसे होंगे कि हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर, कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे जो एडवांस न्यू ऑपरेटर्स इन्होंने प्रोवाइड किए। साथ में इफ एल्स अगर हम लगा रहे हैं यहाँ पर, या स्विच लगा रहे हैं, या हम लूप लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या वेराइटी है उसके अंदर, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, वो देखने वाले। देन वी मूव टू द ऊप्स वाले पार्ट पे, यानी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ हम ऊप्स के साथ साथ ही एक और चीज भी देख लेंगे, OOAD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइनिंग। सो दिस इज द होल सोल थिंग इन अ डार्ट। मतलब यहां तक करके हम डार्ट कंप्लीशन करने के मोड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर हम फ्लटर पे पहुंचेंगे इसके बाद। सो वी आर हियर, तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, लिस्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे है, और अभी हम लोगों ने क्विकली रिकैप अगर हम कहें, तो हम लोगों ने यहाँ से लिस्ट पे थे हम, और लिस्ट पे से हम लोगों ने कुछ फंक्शंस यूज करने शुरू कर दिए। तो मैंने यहाँ लिखा लिस्ट, कर दिए, मतलब कुछ डॉट लगाए, तो लिस्ट के अंदर यहाँ लिस्ट ऑफ फंक्शंस हमारे पास दिख रहे हैं। तो जिसमें से हम लोगों ने वेयर या फॉर ईच ऐसे फंक्शंस हम लोगों ने यूज कर लिए थे। अब जैसे कि इसके अंदर एक मेथड है एवरी, तो अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं जिसका नाम है एवरी, जिसका एक्चुअली में काम क्या है कि वो चेक करने वाला है कि हमारे पास हर एलिमेंट करेक्ट है या नहीं। तो इसके लिए हम एक फंडा यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट आप लोगों को सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि व्हेन वी यूज अ वर्ड कॉल्ड एवरी, दिस इज एक्चुअली यूज if the condition, every condition is satisfied, तभी वर्ड है every. so if every condition is satisfied then it give true, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि एवरी जाकर एक एक एलिमेंट को उठाएगा, उस पे कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज मेरे पास एक एक करके एलिमेंट आ रहा है, उस एलिमेंट पे जाकर इफ आई एम सेइंग कि ऑल द एलिमेंट्स, ध्यान देना,
all the elements must be greater than 10. तो अगर आप ऐसा देखो कि every, that's why the word is called every, if every element is greater than 10, so इसका मतलब क्या 10 10 से बड़ा नहीं है, तो यहीं पे false हो जाएगी कंडीशन. तो every हमें क्या रिटर्न करने वाला है, अगर हम every पे जाए तो every give a bool value, so it is giving a boolean value. So if we use a boolean result, so it is giving us कि सारी values जितनी मेरे पास values हैं, क्या सबकी सब values मेरे पास सेटिस्फाई कर रही हैं सारी कंडीशंस. इसका मतलब क्या एवरी वैल्यू इज ग्रेटर देन 10 और नॉट. ठीक है, तो सपोज अगर ऐसा हमें चेक करना हो इस तरीके से कि if I have bunch of prizes, तो सपोज ये लिस्ट प्राइजेस की है एंड आई वांट टू चेक एवरी प्राइजेस मस्ट बी ग्रेटर देन 10. इफ इट इज ट्रू तो इसमें कह सकता हूं कि सारे प्राइजेस बड़े हैं 10 से, अदरवाइज आई विल से फॉल्स. तो इसका मतलब यहां मेरे को रिजल्ट मिलेगा और इस रिजल्ट के बेसिस पे आई कैन टुक द डिसीजन. जैसे कि मैंने यहाँ लिखा रिजल्ट अगर ट्रू है, इफ इट इज ट्रू, सो आई एम सेइंग एवरी ट्रू, अदरवाइज आई एम सेइंग एवरी फॉल्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये मुझे क्या देने वाला है, ये मुझे बताने वाला है कि क्या एवरी ने ट्रू दिया या एवरी ने फॉल्स दिया. तो मैंने एक इंग्लिश मैसेज इस पे स्पेसिफाई कर दिया. सो इफ यू रन दिस थिंग, तो मैं इसे क्लियर करता हूं एंड फ्रॉम हियर इफ वी जस्ट गो डाउन to this CD fifth, right? So we are, so मैं एक बार अपने फोल्डर को चेक कर लेते हैं. This is the fifth folder, right? So we are here in this fifth folder, and inside fifth we are writing dot one dot dot. So it is saying every is false. Why does every is false? इस पे गया क्योंकि हर एलिमेंट 10 से बड़ा नहीं, I mean every element must be greater than 10. तो यहाँ 10 ही छोटा है. ठीक है ना. तो अगर मैं यहाँ जाकर ऐसा लिख देता हूँ, suppose Pratham is saying my mic is muted. Is it, guys? My mic is muted. I mean, all of you are able to hear me. Okay. Pratham, you need to check it your end. I think everyone is able to hear me. So, guys, result, if it is saying this result is true, ठीक है. तो अगर मेरे पास result true आता है तो इसका मतलब हर एलिमेंट बड़ा है. तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इस जगह एलिमेंट ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब हर एलिमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम देखें 10 20 30 10 1 20 90 सबके सब सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को. इफ आई जस्ट सेव दिस थिंग एंड आई जस्ट रन, सो इट इज सेइंग एवरी ट्रू. सो ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है जब आपको चेक करना हो. जैसे आपको चेक करना हो कि मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट पास हैं, तो ट्रू, एवरीवन इज पास. अगर एक भी फेल है तो हम उसे पास नहीं बोल सकते कि पूरी क्लास पास्ड है. ठीक है, तो दैट मोमेंट ऑफ टाइम द एवरी मेथड विल बी देयर. तो इसलिए हमें एवरी मिलता है यहाँ पर. ठीक है, इसी के एवज में एक और मेथड मिलता है, इसका नाम है एनी. बट जैसे हमने एवरी देखा, एवरी क्या करता है, चेक करता है सारे एलिमेंट्स कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए. यहाँ एनी का मतलब है कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, दैट्स इट. तो हमें सबको चेक करने की जरूरत नहीं है. एक भी एलिमेंट अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो अगर मैं यहाँ जाके लिखता हूँ एलिमेंट इज ग्रेटर देन 20, तो इस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो एक एलिमेंट है ऐसा 90 जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. तो उसके बेसिस पे मुझे क्या मिलेगा, बुलियन रिजल्ट मिलेगा. तो आई एम सेइंग यहां पर लिख देता हूं एनी ट्रू, एनी ने हमें ट्रू देना है, या एनी इज गोइंग टू गिव फॉल्स. ठीक है, और इसको हम प्रिंट स्टेटमेंट में डाल देते हैं. मेक सेंस? तो अब ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरी एंड एनी. तो ये डिफरेंस है हमारे पास एवरी और एनी में. तो मैं यहां जाता हूं और यहां जाके आई एम सेइंग डॉट वन डॉट डॉट. तो अगर आप देखो तो एनी में क्या आ रहा है, ट्रू. एवरी में ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे एलिमेंट्स ग्रेटर देन 0 है. मेक सेंस? तो हमें समझ आना चाहिए एवरी वर्सेस एनी में फर्क क्या है. तो एवरी और एनी मेथड हम लोगों ने दोनों देखे, जो बहुत काम के मेथड है, जो हमारे लिए नीडेड है. सॉर्ट हम लोगों ने देख लिया अल्टीमेटली. ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ. द नेक्स्ट मेथड इज, हम यहाँ जाते हैं लिस्ट डॉट, और यहां से एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जिसका नाम है यहाँ पर, तो हमने ये तो देख लिया है, दिस इज द मेथड फोल्ड. ये बहुत काम का मेथड है आप लोगों के लिए. तो जब हम फोल्ड मेथड यूज करते हैं तो फोल्ड का देखो पर्पस क्या, इसका नाम ही है फोल्ड. तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब यूज किया था जब हमें कोई एग्रीगेटेड रिजल्ट दिखाना हो. एग्रीगेटेड रिजल्ट का मतलब है जैसे कि मेरे पास यहाँ लिस्ट है which contain list of records 10 20 30 10 1 20 90, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं मेरे पास. I want to sum up all the elements and I want to show the result. तो जनरली आप क्या करोगे, अगर आपको इन सबका सम करना है तो आप एक लूप चलाओगे. तो ट्रेडिशनल स्टाइल क्या होगा, आप यहाँ जाकर अगर इसका सम अप करके दिखाना चाहते हो तो यू विल डू फॉर इंटीजर i 0 से लेकर i लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ i प्लस प्लस, ऐसा करोगे. फिर उसमें से एक एक एलिमेंट निकालोगे, उस एलिमेंट का सम करोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे, इंटीजर सम इक्वल्स टू 0.
और यहां जाके स्पेसिफाई कर क्या होगा, सम प्लस इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ आई। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एक एलिमेंट उठाएगा, इसका सम करता जाएगा, उसके बाद आप सम प्रिंट कराओगे। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल वे जो हम ऑलरेडी जानते हैं। सो दिस इज द वे आउट विच वी आर यूजिंग। सो आई एम जस्ट कमेंटिंग आउट जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पस कि आप ऐसा भी कर सकते हो, बट देयर आर अनदर वे। तो हम किसी और तरीके को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। वो तरीका है कि हम आइटरेटर यूज कर लें इंस्टेड ऑफ कि लूप यूज करें। तो लूप की जगह हम आइटरेटर यूज करें, हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर आई इन एंड देन आई विल से लिस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एक एलिमेंट उठाएगा, आई में आ जाएगा, एंड देन आई विल से सम प्लस इक्वल्स टू आई। तो ये भी पॉसिबिलिटी है अपने पास। एंड देन आई विल से प्रिंट सम, दिस इज एन आइटरेशन वे। तो ये भी हमें पता है, तो इसे भी कमेंट कर देता हूँ, यहां तक कमेंट कर देता हूँ इसे भी मैं। So now the point is, if I don't want to use this style, I mean ना तो मैं लूप चलाना चाहता हूँ ना मैं आइटरेट करना चाहता हूँ, तो फोल्ड मेथड यहाँ पर आता है पिक्चर में। तो फोल्ड क्या कहता है, फोल्ड कहता है आप है ना सम करते हो, सम की वैल्यू क्या रखते हो, 0 रखते हो, तो यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज कर दो। फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रीवियस वैल्यू होती है। प्रीवियस वैल्यू का मतलब क्या है कि प्रीवियस वैल्यू है 10, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आता है, एलिमेंट आता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट आता है, प्रीवियस वैल्यू 10 ना बोलूं मैं, प्रीवियस वैल्यू है जहां से मैं शुरू करूंगा, इनिशियलाइज किया 0 से, तो प्रीवियस वैल्यू 0 होगी। एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट में करंट वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर इनके नाम देता हूँ, करंट वैल्यू, राइट। और प्रीवियस वैल्यू अगर हम इसको देखें प्रीवियस वैल्यू को, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली योर एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो मैं एसीसी लिख देता हूँ इन शॉर्ट। तो दिस इज एन एक्यूमुलेटेड, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। जब भी सम करेगा ये, तो कुछ ऐसा करेगा, ये एलिमेंट्स को उठाएगा। हम एज्यूम कर लेते हैं अपने पास लिस्ट में ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं 10 20 30 10 90 1, सपोज ये एलिमेंट्स है हमारे लिस्ट के। अब जब हम लिस्ट डॉट फोल्ड यूज करेंगे, तो उसे पता है कि फर्स्ट एलिमेंट को उठाना है और सम करना है। तो वो इनिशियली किसके साथ सम करेगा, 0 के साथ। तो कुछ ऐसा होगा, देखो सम 0 प्लस 10। तो 0 कौन होगा, ये एक्यूमुलेटेड, और ये होगा हमारा 10, ठीक है। तो 0 प्लस 10 करेगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, 0 प्लस 10 करके जो रिजल्ट आता है 10, इसे मेरे को वापस इस वैल्यू को वापस मेरे को एक्यूमुलेटेड में डालना होगा, ताकि वो रिमेंबर रखे कि मेरे पास लास्ट जो वैल्यू आई है वो क्या है, ये सम हो गया 10, ताकि वो अगली वैल्यू यहां से उठाए। तो यहां पर अगली वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 20। तो अब अगली बार क्या करने वाला है, ये करने वाला है 10 प्लस 20, फिर आया 30। अब इस 30 वैल्यू को वापस हम इसको सेंड कर देंगे एक्यूमुलेटेड को, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ये सेंड किसके बेसिस पे होगा, ये सेंड होगा इसके बेसिस पे जो हम रिटर्न करेंगे यहां से। यहां जो हो रहा है दैट इज अ रिटर्न। तो व्हाट वी आर रिटर्निंग दैट इज एक्चुअली गोज इनसाइड दिस एक्यूमुलेटेड, ठीक है। तो फोल्ड का अगर हम पैरामीटर्स देखें, तो जो फर्स्ट पैरामीटर है दैट इज योर इनिशियलाइजेशन वैल्यू, कि आप उसे इनिशियलाइज किससे करना चाहते हो। लेकिन अगर आप उसका सेकंड आर्गुमेंट देखो, यहां से लेके यहां तक है सेकंड आर्गुमेंट, तो उसका जो सेकंड आर्गुमेंट है वो असल में क्या है, वो एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो उसका जो आर्गुमेंट है वो क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन दिया, और उस कॉल बैक फंक्शन जो है कॉल बैक फंक्शन है, इसके भी दो आर्गुमेंट है। ध्यान देना, इस कॉल बैक फंक्शन के दो आर्गुमेंट्स है। उसमें हमें ध्यान रखना है, एक तो एसीसी है एक्यूमुलेटेड, ताकि हम याद रखें, जैसे बचपन में सम करते थे ना कि 5 + 2 कर रहे हैं, तो 5 रखते थे अपने पास, फिर 2 रखते थे, फिर दोनों को सम करते थे, फिर 7 आ गया, किसी ने बोला 7 + 5 कर दो, तो फिर हम 7 + 5 करते थे। सो द पॉइंट इज कि जो हम अपने पास रिमेंबर रखते हैं लास्ट वैल्यू, दैट इज एन एक्यूमुलेटेड वैल्यू, और जो अपने पास वैल्यू आ रही है दैट इज अ करंट वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां इधर जो लॉजिक लिखेंगे वो लिखेंगे कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू को प्लस कर दो किसके साथ, करंट वैल्यू के साथ। तो अगर हम एक्यूमुलेटेड वैल्यू को करंट वैल्यू के साथ सम अप करेंगे, तो जो नई वैल्यू बनेगी दैट इज बिकम एन एक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो जो नई वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। और जो करंट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ये इंडेक्स की वैल्यू रखेगी कि जिस पे हम ट्रैवर्स करते हुए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, करंट वैल्यू में मूव होता रहेगा इंडेक्स, कभी यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा। लेकिन इन दोनों का जो सम होके रिजल्ट आएगा वो हमेशा किसमें चल जाएगा, एक्यूमुलेटेड। तो जब भी तुम्हें कोई एग्रीगेशन करने को बोले कि सम करके बताओ कुछ ऐसा, तब आप हमेशा कैसे यूज करो, फोल्ड। अगर इसका नाम ध्यान से देखो तो फोल्ड का काम ही क्या होता है, चीजों को छोटा करना। सम करके आप क्या कर रहे हो, उस वैल्यू को छोटा कर रहे हो। इसका मतलब हमने 10 20 30 एक बहुत बड़ी लिस्ट उठाई, उसका सम करके एक सिंगल वैल्यू दिया आप लोगों ने। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू मेक द वैल्यूज आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये हम यहां पर कर रहे हैं। सो व्हेन वी आर डूइंग लिस्ट डॉट फोल्ड, जैसे हम लोगों ने ऐसा किया, एंड देन आई एम राइटिंग हियर सम। सो सम इज देयर, राइट, सम इज हियर। और इसको मैं इवन आई कैन डू दिस कमेंटेड आउट हियर, एंड डायरेक्टली आई एम स्पेसिफाइंग दिस इंट सम। तो हो क्या रहा है, देखो लिस्ट डॉट फोल्ड चलता है, ये सम करने जाएगा, और आई एम राइटिंग हियर एसीसी प्लस करंट वैल्यू,
एंड व्हेन आई एम राइटिंग दिस एसीसी प्लस करंट वैल्यू, यू नो कि ये तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट रिटर्न करता है, तो यहाँ रिटर्न लिखना ऑप्शनल है, तो इट इज गोइंग टू डू अ रिटर्न। तो ये बहुत कन्वीनियंट मेथड है कि हम इतना बड़ा कोड लिखने की बजाय हम एक लाइन में उस कोड को कर पा रहे हैं। सो इफ वी चेक दिस आउट, व्हाट इज द सम ऑफ दिस, सो प्रिंट सम, वी विल स्पेसिफाई दिस प्रिंट सम, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम इसे टेस्ट करें, इसे क्लियर करते हैं और यहां जाकर हम इसे रन करते हैं, तो देखो हमारे पास सम आ गया 181, ठीक है। तो उसने सम करके दे दिया 181, तो अगर हम इसे चेक भी करें तो कुछ ऐसा हुआ 90 के साथ 20, तो 90 प्लस 10 100, फिर 20 120, फिर 130, फिर 150, तो ऐसे करके हमारे पास जो रिजल्ट आता है, अगर हम इसे सम करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 181। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल आउट करना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हो कि ये किस तरीके से इंटरनली काम कर रहा है। इसे चेक करने का तरीका क्या है, जस्ट गो हियर एंड टाइप दिस थिंग एंड राइट हियर लिस्ट डॉट फोल्ड, इनिशियल वैल्यू दिया 0, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड दिस इज योर करंट वैल्यू, ठीक है ना। और यहां आप इस फंक्शन को यहां से हटा सकते हो और यहां लिख सकते हो प्रिंट ACC is and then $ACC and करंट वैल्यू इज, तो आपको दिखेगा कि वो इंटरनली कितनी बार इसे कॉल लगाएगा, ठीक है। और आखिर में हमें लिखना जरूरी होगा ACC प्लस करंट वैल्यू, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान दें इस पे, जब ये चलेगा तो हमारे पास ACC में इनिशियल वैल्यू आनी चाहिए, हमने इनिशियलाइज करी, करंट वैल्यू में हमारे पास करंट वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि 10 जो फर्स्ट एलिमेंट है, देन 20, ऐसे करके आना चाहिए। तो अगर हम यहां जाकर इसको रन करते हैं तो देखो ACC में दिखा आपको 0 आया, करंट वैल्यू में क्या आया 10 आया। 10 कहां से आया, दैट इज द फर्स्ट वैल्यू। 0 कहां से आया, बिकॉज यू इनिशियलाइज विद 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने ACC इज 10 आया क्योंकि प्लस होके गया, क्योंकि हमने लिखा है ACC प्लस करंट वैल्यू, तो दैट करंट वैल्यू इज, आई मीन जो सम वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में आ गई है। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 10 आया और करंट वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। तो अगर हमारे पास 20 पे अगर हम जाते हैं, 20 पे अगर हम जाते हैं तो कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, 0 एंड द करंट वैल्यू इज 10, अच्छा ठीक है 10 है, ठीक है, ठीक आ रही है। तो करंट वैल्यू हमारे पास 20 है, फिर जब प्लस हुई तो अगली बार वो 30 हो गई, फिर 30 होने के बाद फिर वो 30 के साथ प्लस हुई, फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। तो अगर हम देखें तो एक मिनट, 30 हमारे पास यहाँ से, हाँ ठीक है 30 आ गई, 30 यहाँ पहुंची और 30 में 10 आना चाहिए था प्लस हमारे पास, 60 कैसे बन रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। तो 0 एंड करंट वैल्यू 10, यहाँ 10 है, अच्छा करंट वैल्यू 20 है, तो ये 30 होगी, ठीक है ये 30 हो गई, अच्छा ये 30 है अपनी, लेकिन यहाँ अच्छा वो 30 फिर से 30 है ना। तो अगर हम देखें तो 30 प्लस 30 है, ठीक है। तो मैं इस 30 को इग्नोर करके, तो 30 प्लस 30 60 हो गया, ठीक चल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, सही आ रहा है रिजल्ट अपने पास। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ है कि हम लोगों ने फोल्ड कैसे यूज किया है। तो जब भी आपसे कोई एग्रीगेशन का काम बोला जाएगा तो आप इसी स्टाइल में से करके आओगे, ठीक है। अब गैस हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया, लिस्ट समझ लिया है, सेट समझ लिया है, मैप समझ लिया है। अब हमें इससे एक लेवल आगे जाना चाहिए, ठीक है। हमें अपना एक लेवल बढ़ाना होगा इससे ऊपर जाने के लिए, तो लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें सीखनी है। तो आज मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों को दूंगा जिसमें अभी तक जितना कुछ पढ़ा है हम लोगों ने वो सब लग जाएगा। तो आप लोगों ने इस पर दिमाग लगाना होगा कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे सॉल्व होने वाली है। लेकिन मीनवाइल हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ आगे के नेक्स्ट, तो हमें आगे नेक्स्ट लेवल पहुंच जाना चाहिए। जैसे हमने ये बेसिक फंक्शंस तो हम लोगों ने देख लिए अच्छे तरीके से, कुछ कुछ छोटे छोटे मोटे फंक्शंस और है जो विच आई वांट टू हाईलाइट, जो कि सेट में है, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस और है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं जो यहां नहीं मिलेंगे, तो यहां चल जाते हैं। सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पहुंच जाते हैं एंड फ्रॉम हेयर वी आर सेइंग कि हमारे पास यहां पर वी आर यूजिंग सेट ऑफ इंट सेट, और यहां आई एम स्पेसिफाइंग, यू नो सेट डज नॉट कंटेन एंड इनसाइड द सेट, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक सेट आता है, इस सेट के अंदर व्हाट आई वांट कि इस सेट के अंदर मैं कुछ स्पेशल मेथड यूज करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करूं सेट डॉट, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स दिखेंगे, जैसे ऐड वगैरह हम यूज कर चुके हैं, कंटेन्स, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, ये सब मैंने मेथड्स आपको सिखाए हैं पहले से। अब इसके अंदर कुछ
ऐसे मेथड्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनी ऑलरेडी वी हैव डन, एनी हम लोगों ने अभी लिस्ट में देखा है तो हम उसी को यूज कर सकते हैं। एवरी भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इनको मैं छोड़ देता हूँ जो हमने पहले देखे हैं अभी लिस्ट में। एनी हम लोगों ने देखा है, एवरी भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। वेयर सर हम एक लोगों ने क्वेरी देखा है, थी हाँ जी सर, जो हमने फोल्ड फंक्शन यूज किया उसमें रिटर्न किया है मैंने एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू, लास्ट जो प्रीवियस वाला प्रोग्राम था तो सर मेरे समझ में नहीं आया रिटर्न क्यों किया था हमने सर वो। ये वो रिटर्न स्टेटमेंट अंदर है ना, एक सिस्टम है अंदर। थोड़ा सोचते हैं ना इस बात को, डीप सोचना शुरू करेंगे तभी समझ में आएगी बात। फोल्ड नाम का जो फंक्शन है वो किसी ने बिल्ड किया है इस तरीके से कि तुम किसी भी चीज का सम करके आ सकते हो। तो अगर तुम लिस्ट का सम करके आने करके आ रहे हो, कभी ना अपने ऊपर डाल के देखो इस बात को, क्या तुम लोग ऐसा फंक्शन बना पाओ कि मैं एक ऐसा फंक्शन बनाता हूं जो किसी भी लिस्ट का सम करके आ सकता है, चाहे वो डबल हो चाहे वो इंट हो, सम करके आ सकता है कितनी भी लेंथ की हो। तो इन लोगों ने ये थॉट लगाया कि जब हम सम करेंगे तो हर बार ये जो एक्यूमुलेटर है इसको हम कॉल लगाएंगे। तो अगर बहुत ध्यान से देखो ना, तो अगर लिस्ट में मेरे पास ऐसे 10 20 30 है, मान लो सिर्फ इतना ले लेते हैं, 10 20 30 है, तो ये क्या किया जा रहा है, इस 10 20 और 30 को एक एक करके इसमें पास किया जा रहा है। ध्यान से देखना, इसमें पास किया जा रहा है। ये क्या चीज है जिसमें पास कर रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज अ फंक्शन। हम किस में पास कर रहे हैं, फंक्शन में पास कर रहे हैं। इसका मतलब अगर लिस्ट 3 साइज की है तो ये फंक्शन कितनी बार कॉल होने वाला है, 3 बार कॉल होने वाला है। अब अगर ये 3 बार कॉल होने वाला है तो हम सब लोगों ने कभी ना कभी बात पढ़ी है कि जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल लगाते हैं, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल लगाते हैं तो वो फंक्शन कहाँ जाके बैठता है, स्टैक में बैठता है। तो इसका मतलब अगर वो 3 बार कॉल होगा तो 3 बार स्टैक में बैठेगा। अगर वो 3 बार स्टैक में बैठेगा तो 3 बार उसके लोकल वेरिएबल बनेंगे और तीनों बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ध्यान सुनना मेरी बात को, 3 बार लोकल वेरिएबल बनेंगे, तीनों बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मैं कैसे याद रख पाऊंगा कि उसके पास पुरानी वैल्यू क्या थी। तो सिर्फ एक ही तरीका है पुरानी वैल्यू को याद रखने का, कि उस वैल्यू को रिटर्न करा दो। तो अगर मैं रिटर्न करा दूंगा तो इसका मतलब ये कि फोल्ड नाम का फंक्शन इस फंक्शन को 3 बार कॉल करने वाला है, बिकॉज उसके पास 3 एलिमेंट है। तो जो पहली बार कॉल करेगा तो 0 यहां रखेगा अपने पास और 10 को यहां रखेगा अपने पास। 0 + 10 करवाएगा तो वो असल में, ध्यान देखो ना, 0 + 10 कहां गया, स्टैक में, क्योंकि ये फंक्शन है भाई, ये पूरा फंक्शन स्टैक में बैठ गया होगा विद लोकल वैल्यू के साथ। उसने 10 बना लिया होगा सम, तो उसे वापस से रिटर्न करना पड़ेगा किसके पास, फोल्ड के पास। तो फोल्ड क्या करेगा, अपने पास उस वैल्यू को रख लेगा। समझ रहे हो, क्योंकि उसके पास रिटर्न होके आई। उस वैल्यू को रखने के बाद इसका मतलब इसके पास क्या है, 10। अब वो अगली बार जब कॉल लगाएगा फोल्ड, क्योंकि अगली बार भी उसे कॉल लगा रहा है 20 के साथ, तो क्या करेगा, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करेगा, 10 भी और साथ में क्या, दूसरी वैल्यू डेट इज 20। समझ में आ रही है मेरी बात। अब 10 और 20 स्टैग में आके बैठ जाएगा, क्योंकि फिर से फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला तो डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो 10 और 20 फिर से स्टैग में आके बैठ गया, उसने 10 + 20 किया, 30 निकला। जो 30 निकला उसने फिर से रिटर्न किया, रिटर्न होके फिर किसके पास पहुंचा, फिर से फोल्ड के पास पहुंचा। ऐसी तो करते तुम लोग, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक फंक्शन को कॉल लगाओ, उससे वैल्यू लेकर आओ और उस वैल्यू को दूसरे फंक्शन को दो, फिर उससे एक वैल्यू लेकर आओ, फिर तीसरे फंक्शन को दो, तो तुम क्या करोगे, यही तरीका तो लगाओगे कि पहले उस फंक्शन को बुलाओगे, उसमें वैल्यू भेजोगे, उससे रिटर्न निकालोगे उस रिजल्ट को, फिर अगले फंक्शन को उसे पास कर दोगे। ये इंटरनली यही कर रहा है, क्योंकि इस फंक्शन को 3 बार कॉल करने वाला है, इसलिए कह रहा है कि मेरे को रिटर्न करके दो करंट रिजल्ट। जो भी तुम्हारे पास करंट रिजल्ट बनेगा, ऐसे 10 बना था तो 10 रिटर्न करो, 30 बना तो 30 रिटर्न करो, ताकि मैं 30 को प्रीवियस वैल्यू मान लूं, तभी उसने लिखा था प्रीवियस वैल्यू, और इसको अगली वाली वैल्यू को करंट वैल्यू मानूं। समझ में आई मेरी बात है, क्लियर हुआ है कि क्यों ओके रिटर्न सर। कर रहा है। तो ये रीजन है ओके जिसकी सर। वजह से वो रिटर्न करता है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया भाई फोल्ड कैसे काम कर रहा है, व्हाई दिस फोल्ड बिहेवियर इज देयर। और अभी मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मैं आपको थोड़े से अलग मेथड्स की तरफ और लेके जा रहा हूँ जो सेट में है। तो हम सेट में कुछ ऐसे मेथड देखने वाले जो सेट ने ही प्रोवाइड करे। तो जिनमें से कुछ पॉपुलर मेथड है जिनकी मैंने लिस्ट बना रखी है, जैसे मैंने आपको कुछ पॉपुलर मेथड सिखाए हैं, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, ये सब। तो इसी में से एक मेथड और है जिसका नाम है स्किप व्हाइल। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्किप व्हाइल। तो देयर इज अ स्किप मेथड जो हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। स्किप बताता था कि इतने एलिमेंट स्किप कर दो, लेकिन स्किप व्हाइल का अगर नाम देखो तो वो बेसिकली कर रहा है, वो कह रहा है तब तक स्किप करते जाओ जब तक कंडीशन ट्रू हो। ध्यान देना, तब तक स्किप करते जाओ जब तक कंडीशन ट्रू हो। तो मैंने लिख दिया स्किप व्हाइल, और स्किप व्हाइल पे कंडीशन दे देते हैं हम। तो मैंने बोला वट एवर द वैल्यू वी हैव, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो जब तक उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, मान लो ग्रेटर देन 0 है, सब ऐसा कर दिया। तो अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक आप स्किप करते जाओ, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 2 भी ग्रेटर देन 0 है, 3 भी ग्रेटर देन 0 है, 1 भी, 2 भी, तो ऐसे करके सब ग्रेटर देन 0 है। तो स्किप व्हाइल क्या करेगा, वो कहेगा देखो मैं ना तुम्हें स्किप करके एक आइटरेटर दे दूंगा, और तुम उसके बाद प्रिंट करा सकते हो कितने एलिमेंट तुम्हारे स्किप्ड हो चुके हैं। तो फॉर ईच किया मैंने इसके ऊपर, और फॉर ईच पे जाकर ध्यान देना,
फॉर ईच किया और फॉर ईच पे जाकर मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एंड द एलिमेंट। अब लर्निंग समझना इसमें क्या है। लर्निंग है स्किप व्हाइल एक फंक्शन है जिसमें हमने एक एरो फंक्शन लिखा है जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, फिर हमने इसी के आगे डॉट लगा दिया। क्यों लगा दिया डॉट, इसके पीछे का रीजन देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। इसके ऊपर डॉट लगाने का रीजन ये है कि हमने स्किप व्हाइल को यूज किया, इसके पास एक कॉल बैक फंक्शन था, दिस इज द कॉल बैक फंक्शन, उसने अपना काम किया। उसने अपना काम करने के बाद अगर हम अंदर जाके देखें स्किप व्हाइल के अंदर, तो स्किप व्हाइल हमें एक आइटरेटर देता है और फॉर ईच इंटरनली आइटरेटर का ऑब्जेक्ट यूज करता है। तो फंडा ये हुआ कि आइटरेटर का ऑब्जेक्ट हमने इसको चेन कर दिया, समझ रहे हो, चेन कर दिया। चेन का मतलब क्या, देखो जैसे कभी तुमने रिले रेस देखी हो, उसमें एक बंदा भागता है एक चीज को लेके, फिर एक और बंदा मिलता है आगे, उसको वो पकड़ा जाता है वो चीज, कहता है ये लो। तो सपोज के पास एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें वो रिले रेस में भाग रहा है, तो वो उस पेपर को लेकर उसको हैंड ओवर करता है और वो अपना काम खत्म कर देता है, फिर वो भागना शुरू करता है। तो देखो ऐसे ही हुआ, स्किप व्हाइल ने अपना काम किया, तो स्किप व्हाइल ने स्किप किया, उसके बाद उसने हैंड ओवर किसको कर दिया, फॉर ईच को। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं चेनिंग हो रही है हमारे पास किसकी, फंक्शंस की। ठीक है, तो चेनिंग ऑफ मेथड्स हम लोगों ने यहाँ पर अचीव कर लिया। ठीक है, ऐसा हम कई बार करेंगे, तो डेवलपर्स ऐसा शॉर्ट हैंड वे में अचीव कर लेते हैं। तो जैसा हमने अचीव कर लिया, अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि स्किप हो गए, कितने एलिमेंट स्किप हो गए बता दो जरा, तो फॉर ईच हमें बता देगा। तो अगर हम यहाँ जाकर इसे चेक करके आए इस चीज को कि ये कैसे काम कर रहा है, आई होप चेनिंग का फंडा समझ आया हो। तो अगर कोई आपसे पूछे चेनिंग का मेथड, तो रिले रेस याद रखना हमेशा। तो अब यहां से जाकर वी गो हियर, क्लियर इट एंड देन डॉट सेकंड डॉट डॉट। देखो क्या आउटपुट आया, आप सबको देखा आउटपुट क्या आया, नथिंग। क्यों, क्योंकि सब कुछ स्किप हो चुका है, 1 भी स्किप हो चुका है, 2 भी स्किप हो चुका है, सब चीजें आपकी स्किप हो चुकी है। तो सपोज अगर मैं यहां जाके ऐसा लिखता हूं, देखो मैंने यहाँ पर एक 90 लिख दिया और यहां लिख दिया कि ग्रेटर देन 1, तो यहां हमने डाल दिया कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो वही स्किप हो। ठीक है, तो अब मैं अगर यहां इसे क्लियर आउट करता हूं और फिर से इसे रन करता हूं, तो आपको दिखेगा उसने क्या किया, जो ग्रेटर देन 1 थी, क्या क्या थे हमारे पास ग्रेटर देन 1, 90 ग्रेटर देन 1 था, कंडीशन सेटिस्फाई है। 2 भी ग्रेटर देन 1 था, कंडीशन सेटिस्फाई है। 3 भी ग्रेटर देन 1 था, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई है। 1 ग्रेटर देन 1 नहीं था मेरे पास। ठीक है, और 2 हमारे पास ग्रेटर देन 1 था, लेकिन इसने, अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ ये हुई है कि 1 तो ठीक है मेरे पास, 2 का मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि वाइल था। एक बार इसे क्रॉस चेक करते हैं फिर से। तो अगर मैं यहां लिख देता हूँ 1 शुरुआत में और फिर इसे चलाने की कोशिश करता हूँ, तो हमारे पास आ रहा है 1 2 3। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट आ रहा है। देखो समझाता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ 90 लिखता हूँ आप सबके सामने तो ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं 90 लिखा, तो हमें ये नहीं भूलना कि सेट डुप्लीकेट हटाता है, तो उसने डुप्लीकेट तो हटा ही दिए। तो मैं आप लोगों के दिमाग में पिक्चर फिट करता हूँ कि आप अपने पास जो एलिमेंट है वो है 90, 2 और 3 और 1 और 10 और 20, ये है अपने पास एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो डुप्लीकेट है वो तो रिमूव हो ही चुके हैं। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो 90 ग्रेटर देन 1 है, स्किप कर दो, तो उसने इसको स्किप कर दिया, हटा देते हैं इसे। फिर 2 भी स्किप कर दिया, 3 भी स्किप कर दिया, क्योंकि सब ग्रेटर देन 1 थे, लेकिन 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, बस यहीं जाके रुक गया। उसके बाद इसने स्किप करना बंद कर दिया, तभी इसका नाम है स्किप व्हाइल। आपको याद रखना है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्किप व्हाइल, यानी कि तब तक स्किप करता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इसलिए बनाया गया स्किप व्हाइल नाम से मेथड। तो ये मेथड सेट में दिया गया स्किप व्हाइल, आप स्किप कर सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया। और उसने आइटरेटर दिया, आइटरेटर ने हमारे पास एलिमेंट छाप दिए। तो अगर हम इसको टेस्ट करके यहाँ चेक कर रहे हैं डॉट सेकंड डॉट डॉट लगा के, तो हमें दिख रहा है कि 1 10 और 20 बसते हैं जो हमें दिख रहे हैं, 1 10 20। मेक सेंस? तो ये हमें समझ आ गया स्किप व्हाइल ने एक्चुअली में कैसे काम किया है। ठीक है, इसके जैसा ही, इसी के जैसा एक और मेथड है जिसका नाम है सेट डॉट टेक व्हाइल। ठीक है, तो जैसे स्किप व्हाइल है वैसे अपने पास क्या है, टेक व्हाइल। अब मैंने यहां लिखा वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये भी सेम वैसे काम करेगा, फॉर ईच, ये भी एक एलिमेंट देगा हमें, और थोड़ा सा बिहेवियर अलग है, प्रिंट और एलिमेंट। तो मैंने सिमिलर लिख दिया। ठीक है, अब हम यहां जाते हैं, क्लियर करते हैं, और एक बार मैं स्किप व्हाइल को कमेंट कर रहा हूं ताकि मिक्सअप ना हो जाए सारी चीजें। और यहां से आई एम रनिंग दिस। तो अगर हम यहां से देखें टेक व्हाइल, तो अगर हम टेक व्हाइल की बात करें, तो जैसे यहां अगर हमें नजर आएगा कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, इसने ठीक उल्टा करना है।
जो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं वो निकाल के दे रहा है। तो 90 टेक वाइल में जाता है क्योंकि वो टेक कर लिया हमने, ध्यान देना स्किप नहीं है, टेक है। टेक करना समझते हो ना, तो वो पूछते हैं ना मैकडोनल्ड्स पे जाके कि टेक अवे है, ठीक है, यहीं से ले जाओगे चीजें या नहीं, तो सेम यहाँ पर है टेक वाइल, इसका मतलब कह रहा है टेक करते रहो, अपने पास रखते जाओ जो जो आपको मिलता जा रहा है। तो 90 मिल रहा है, परफेक्ट है, रख लो। 2 मिल रहा है, परफेक्ट है, रख लो। 3 मिल रहा है, परफेक्ट है, रख लो। उसके बाद नहीं मिलेगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो दैट्स वाई दोनों के अंदर वाइल है। वाइल का मतलब है जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो। एक कह रहा है रख लो अपने पास, एक कह रहा है छोड़ दो। तो स्किप का मतलब है हमें छोड़ना है और टेक का मतलब हमें रखना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टेक वाइल एंड अ स्किप वाइल। तो ये हमें याद रखना जरूरी है कि टेक वाइल और स्किप वाइल कैसे काम कर रहे हैं। तो प्रथम का कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, प्रथम ने लिस्ट भेजी है मुझे एक। अच्छा ठीक है, आप लिस्ट में यूज करने की कोशिश कर रहे हो कुछ चीज। एक मिनट इसे चेक कर लेते हैं। तो इसे मैं यहीं रख देता हूँ, इसको नहीं छेड़ते, ये दोनों मेथड्स तो अपने पास है, 1 पे रहते हैं। तो आप लिस्ट पे यूज करने की कोशिश कर रहे हो शायद टेक, टेक वाई है ना। तो आपने बोला है टेक वाइल बुलियन नहीं देगा यार, गड़बड़े कर दिया आपने। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जो गड़बड़ है ना आपकी वो है, अगर आपने टेक वाइल लिखा है यहाँ पर तो वो बुलियन नहीं देगा। अगर आप इसे खोलोगे टेक वाइल को तो समझ आएगा वो आइटरेबल देगा। तो प्रथम अगर आपने में देखो तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, इस लाइन पे प्रॉब्लम है, बुलियन आर इक्वल टू लिस्ट आपने लिखा है स्किप वाइल पे, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो आप अगर आप स्किप वाइल या टेक वाइल जैसा कुछ लगाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो लिस्ट डॉट अगर आप यूज कर रहे हो वट एवर द मेथड, स्किप वाइल या टेक वाइल जो भी आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वैल्यू इज ग्रेटर देन वट एवर, सपोज मैं बोलता हूँ 1, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, तो आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो बुलियन, जो कि रॉन्ग है, वो बुलियन नहीं देता है। ठीक है, तो आप इसी के आप ये समझना है कि इट इज नॉट गिविंग अ बुलियन, सो इट इज गिविंग व्हाट, इट इज गिविंग आइटरेबल। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा आइटरेबल ऑफ इंट, ठीक है, वो ये देगा आपको, ना कि बुलियन। तो आपके कोड में एरर ही है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब आप आई डॉट फॉर ईच लगा सकते हो फिर इसके आगे, तो दैट इज द इशू। तो गाइज आप सबको ना याद जरूर डालनी है, क्योंकि देखो इम्पॉसिबल है इतने सारे मेथड्स याद रखना। अगर आप इतने सारे मेथड यूज करते हो तो याद रखोगे, इतने सारे मेथड्स हैं उसके अंदर और बेस्ड ऑन नीड आएंगे। तो बेटर ये कि आप हमेशा ना क्लिक करके इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल लिया करो, जैसे मैं खोलता हूँ, उससे पता लगा लेता हूँ कि वो एक्चुअली में इंटरनली क्या यूज कर रहा है। अगर वो आइटरेबल यूज कर रहा है तो फॉर ईच के साथ हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पवन का क्वेश्चन है स्किप वाइल में कैसे काम कर रही हैं चीजें। देखो वो बेसिकली ये कर रहा है, उसने एक पॉइंटर बिठा रखा है, जैसे कि अगर हम इसका इंटरनल लॉजिक समझने की कोशिश करें तो वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये स्किप वाइल ने सबसे पहली वैल्यू रिट्रीव करी, पहली वैल्यू अपने पास यहाँ आ गई। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू इज हेयर, तो 90 यहाँ आ गया अपने पास, इट इज हेयर। तो मैं येलो से मार्क करता जा रहा हूँ उसे, तो 90 इज हेयर। तो इट इज जस्ट चेकिंग कि 90 ग्रेटर देन 1 है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो है ना इंडेक्स को मूव कर देता है नेक्स्ट पे, समझना, इंडेक्स को मूव कर देता है स्किप वाइल। तो इंडेक्स मूव हो गया, आप यहाँ पहुंच जाते हो अगले एलिमेंट पे, तो इसका मतलब अगला एलिमेंट वैल्यू बन जाता है। तो इसका मतलब वैल्यू अब इस टाइम आपके पास क्या है, 2 है। तो इट इज जस्ट चेकिंग 2 इज ग्रेटर देन 1, इट्स ट्रू, इट इज ट्रू। तो फिर वो इंडेक्स को मूव कर देता है, अगले पे पहुंचा जाता है। तो अगले पे हम यहाँ पहुंचे, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 2। ठीक है, अब 2 आया तो यहाँ से हमने निकाल लिया 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर पॉइंटर यहाँ मूव हो गया। जब यहाँ मूव हुआ पॉइंटर तो यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, 1 इज ग्रेटर देन 1, नो, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुए थे तो वो कहता है मैं यहाँ से प्रिंट कराना शुरू कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इस इंडेक्स से, दैट इज अ थर्ड इंडेक्स से लेकर एंड इंडेक्स तक का आपको एक आइटरेटर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइटरेटर इन सब को स्किप 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 करता हुआ चलता है, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट करता हुआ चलता है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बट इट इज नॉट प्रिंटिंग इट। एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन, यहां से वो से कहता है कि नाउ फ्रॉम हियर यू कैन आइटरेट इट। तो आप यहां से आइटरेट कर सकते हो। आई होप पवन ने बात समझ में आई है कि स्किप वाइल क्या कर रहा है एक्चुअली में। टेक वाइल इसका अपोजिट कर रहा है। तो टेक वाइल कह रहा है कि अगर मेरे पास 90 मिलता है और कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं उसी वक्त उसको प्रिंट कर देता हूं ऑन कंसोल। फिर अगली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं उसे भी प्रिंट कर देता हूं, और जैसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती मैं एंड कर देता हूं, लूप में से एग्जिट कर जाता हूं। ठीक है, दैट्स व्हाई डिफरेंस है स्किप वाइल और टेक वाइल में। देखो कोई डाउट है तो इसके अंदर। आई होप यहां तक क्लैरिटी है सबको।
तो ये कुछ स्पेशल मेथड्स थे और फंक्शनल प्रोग्रामिंग को समझने के लिए मेथड्स जरूरी थे, इसलिए मैंने मेथड्स आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग के साथ ही सिखा दिए। तो अब हम वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म, तो हम कुछ नई टर्म्स की तरफ जा रहे हैं। तो नाउ द थिंग्स इज विच वी आर मूविंग, तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है उनको मैं पहले हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग खत्म करी है। सो सम स्मॉल थिंग्स, जैसे कि how you will write a comments here, right? So comment write करने के लिए this is a comment, single line comment. You can use these comments for single line. For multi line, this thing is here. So this is a multi line comments. And there is another thing जो हम यहाँ पर use करते हैं, that is star star, double star. This is for डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हो जो कि एंड डेवलपर पढ़ पाए, तो आप डबल स्टार यूज करोगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज हमारे पास है। अच्छा, सुनील का क्वेश्चन है टेक वाइल में अगर वैल्यू सेम है तो वो एक ही वैल्यू लेगा। इट्स डिपेंड सुनील कि हम टेक वाइल किस पे लगा रहे हैं। तो अगर हम उसे सेट पे लगा रहे हैं टेक वाइल को, अगर हम टेक वाइल को सेट पे यूज कर रहे हैं, तो आपको समझना वहां डुप्लीकेसी अपने आप हट जाती है। तो आपके पास एक ही बार कंसीडर की जाएगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे लिस्ट पे लगा रहे हो तो वो डुप्लीकेट आ सकती है वैल्यू आपके पास, तो दो बार कंसीडर कर लेगा उसे। समझ रहे हो, अगर वो दो बार मेरे पास वैल्यू है तो क्लियर बात है। तो डिपेंड्स कि वो लगा किसके ऊपर है टेक वाइल। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया सबको बात। तो ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास तीन तरीके के कमेंट्स हैं। तो मतलब कमेंट दो तरीके के, और देयर इज अ वन थिंग दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। नाउ अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू से दैट इज कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल्स हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं अब हाईलाइट करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। जैसे मेरे पास कोई वेरिएबल है और हम जानते हैं कि आप किसी भी वेरिएबल को आप प्रिंट कराते हो, व्हेन यू आर डूइंग प्रिंटिंग ऑफ दिस थिंग, व्हेन यू आर प्रिंटिंग ऑफ एक्स वैल्यू, it is simply saying कि it is just to print null. So we are just checking up some of the operators which is important. तो operators बहुत सारे हैं जो C++ से inspired है, लेकिन some of the operator which is not in the C++ or even in the Java. तो अगर हमारे पास print x हम लोग करते हैं तो it is supposed to print, ये हमें क्या print कर देता है? It is print null because by default उसकी जो value है that is a null. So it is printing null. So if you don't want to print a null and you want to print a zero, then there is a thing called null aware operator. So they introduce an operator called null aware operator. So if you use this null aware operator, so here is the outcome, right? इसी तरीके से इन्होंने null aware operator का एक और वेरिएंट बनाया है. So this is the one variant of null aware operator. ठीक है, ताकि जब भी हम कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करने वाले हम इसे यूज कर लें. So this is they have introduced. This is a new thing. Plus they have introduced another operator that is called, क्या हम अगर एक और ऑपरेटर की बात करते हैं वो कुछ इस तरीके से काम करता है. सपोज मेरे पास y है और मैं उसके अंदर x असाइन करना चाहता हूं, तो x इज नल. सो आई कैन जस्ट चेक दिस आउट कि इफ दिस x इज नल, सो असाइन, तो आप इधर जाकर असाइन कर दो. जैसे कि अगर मैं इसके अंदर कुछ असाइन करने वाला हूं विच इज नल, तो मैं यहां जाकर स्पेसिफाई कर सकता हूं डबल क्वेश्चन मार्क. आई थिंक सो मैं इसका सिंटैक्स ठीक लिख रहा हूं, not like this. एक मिनट, just checking out कि मैंने इसका syntax ठीक लिखा. So just a minute. If I write it here and here, if I write it here in this way, right? In this way. So it's like this कि अगर मेरे पास y है और y में वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, y में वैल्यू मिसिंग है because y is null, then assign 5. But if it has some value like 100 it has, then I am saying y double question mark equals to 5. So it means I am saying अगर उसमें null है then ही 5 assign करना. अगर उसमें already value है so do not assign it. So if we print it, print this y, तो अगर मैं इसे print करता हूं and then I am going to use this thing. So I am writing dot and here 3 dot dot. So you are supposed to see 100 is coming. ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश है null aware and null aware assignment operator, right? So this is null aware assignment operator. ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात आप लोगों को. तो फंडा क्या हुआ हमारे पास? फंडा ये हुआ हमारे पास कि
if you have this x which is actually null and you don't want to print a null, so you can make on a runtime as a 0. So it means x की value अभी भी null है, लेकिन आपने meanwhile you instead of printing null you are printing 0. And if you want to assign it, suppose if you are checking कि y में 100 है या नहीं, अगर वो null है then assign 5. If it is not, so remain it 100. So this is a 2 variant of null aware operators. ठीक है, तो ये नया इंट्रोड्यूस किया गया. So you need to remember कि डार्ट में स्पेशल ऑपरेटर क्या है. So this is in special operator. ठीक है. अच्छा, प्रथम का क्वेश्चन है स्किप वाइल की वर्किंग समझ नहीं आ रही. बहुत इजी सा है, क्या नहीं समझ आ रहा उसके अंदर स्किप वाइल में. तो स्किप वाइल बहुत सीधा सा काम कर रहा है. देखो, तो मैं यहाँ जाता हूँ एंड फ्रॉम हेयर आई एम जस्ट रनिंग हेयर, लेट्स से sample.dart आई एम राइटिंग है. ठीक है, तो हम दोनों केस में से समझ लेते हैं. सो अगर मेरे पास एक सेट है और एक इंट है और सपोज मेरे पास यहाँ पर सपोज प्राइजेस है मेरे पास. ठीक है, और प्राइजेस मेरे पास डुप्लीकेट हो सकते हैं. सो आई डोंट वांट एनी डुप्लीकेट प्राइस. ठीक है, तो आपको इसे देखना है. तो ऐसा है, मेरे पास कुछ प्राइजेस हैं. तो अगर हम इसे देखते हैं ध्यान से, एक मिनट, तो अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि इसमें से बिकॉज सेट में जाता है तो सेट क्या करता है, डुप्लीकेट आता है. तो कहना इससे कि भाई यहाँ मेरे पास जो डेटा पड़ा है इसमें से ये वाला 100 हट जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये वाला 200 भी हट जाएगा, और ये वाला 10 भी हट जाएगा. तो इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे पास क्या होगा, 100 होगा. ठीक है, और मेरे पास 200 होगा. गाइस किसी का माइक ऑन है. और अपने पास 10 होगा और 90 होगा और 5 होगा. सो दिस इज व्हाट वी हैव इन सेट, क्योंकि उसने डुप्लीकेसी तो हटा दी है. अब अगर मैं इसमें यूज करता हूं स्किप वाइल, तो स्किप वाइल का मतलब है कि भाई तब तक स्किप करो जब तक तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तब तक स्किप करते चलो. तो अगर तुम इसका अंदर का फंडा समझने की कोशिश करो तो इट इज लाइक कि मैंने एक वाइल लूप चला दिया. ठीक है, वाइल में लिख दिया है प्राइजेस, और मैंने सपोज ऐसा लिख दिया है कि मेरे पास एक इंटीजर आई है. तो ये इंटरनल समझा रहा हूँ, इंटरनल कोड i इक्वल टू 0 है और i लेस देन प्राइजेस डॉट लेंथ तक चलने वाला है. ठीक है, तो सपोज मैंने उसे लेंथ तक चला दिया इस लूप को, तो ये लूप लेंथ तक जाने वाली है. अब मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि मेरी कंडीशन यहाँ पर कुछ ऐसी गिवन है कि इफ प्राइजेस, कि मेरे पास प्राइजेस हैं, तो मेरे को बेटर है इसे लिस्ट कंसिडर कर देना चाहिए अभी फिलहाल के लिए, तो क्योंकि मैं लूप चला रहा हूँ समझाने के लिए. तो इफ प्राइजेस, या मैं सेट से समझाऊं तो मैं वाइल की जगह लिखूंगा देयर इज अ वर्ड कॉल्ड वाइल, बट हियर आई एम सपोज टू सेइंग prices dot iterator. Based on it, when we use prices dot iterator, it give iterator because for loop भी चलेगी उसके ऊपर. तो iterator मैंने यहाँ लिख दिया, iterator of int type. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया i या itr कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इसकी कोई नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं. ठीक है, तो मैं अंदर का ना सिमुलेशन समझा रहा हूँ. तो itr डॉट मूव नेक्स्ट है अपने पास. ठीक है, अब मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ अगर मेरे पास जो करंट प्राइस है, तो करंट प्राइस मेरे पास आ रहा होगा इससे itr डॉट करंट से. तो itr डॉट करंट से मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर जो मेरे पास करंट प्राइस आ रहा है, जो कि करंट वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन है, सपोज आई एम सेइंग ग्रेटर देन, क्या वो 10 से है. अगर वो ग्रेटर देन 10 से है तो मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, कॉन्टिन्यू. तो कॉन्टिन्यू का मतलब क्या हो भाई, आगे बढ़ाते जाओ उसे. तो इसका मतलब जब 100 मिला तो 100 इज ग्रेटर देन 10, तो स्किप हो गया ना एक तरीके का. कॉन्टिन्यू क्या करता है, आप सबको पता है ना, आइटरेशन में नेक्स्ट ले आता है. तो मूव नेक्स्ट कर जाएगा, 200 पे पहुंचा देगा. तो 200 ग्रेटर देन 10 है, फिर मूव नेक्स्ट कर जाएगा. तो 100 तो है नहीं अपने पास, तो यहाँ पहुंचेगा 10 पे. तो 10 अपने पास उससे ज्यादा ग्रेटर नहीं है, ध्यान से देखना, 10 उससे ज्यादा ग्रेटर नहीं है. तो मुझे क्या करना है, मुझे रिमेनिंग एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना है, जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं इसके बाद. तो मैं यहां से जैसे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो जब तक तो मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई है, जब मेरे पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मैं उसी मूवमेंट पे क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा. ठीक है, तो मैं ब्रेक करके इस लूप से बाहर आ जाऊंगा. अब मेरे पास क्या बच गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए. अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए, उन रिमेनिंग एलिमेंट्स को प्रिंट कराना शुरू कर दूंगा. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कर रहा है इंटरनली, अगर मैं इंटरनल स्टफ समझाऊं इसका. तो अगर मैं इतना बड़ा कोड नहीं करना चाहता,
ठीक है। इफ आई डोंट वांट टू डू दिस मच ऑफ कोड, तो मैं यहां जाकर इसे कमेंट आउट करता हूं, एंड फ्रॉम हियर आई विल से प्राइजेस, ध्यान देना, प्राइजेस को मैं यहां जाके स्पेसिफाई करता हूं टेक वाइल। आई होप ये प्रथम बात समझ में आई है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो टेक वाइल बेसिकली इंटरनल आइटरेटर ही चला रहा है, और आइटरेटर चला के कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बस। तो ये जो कंडीशन हम यहाँ लिख रहे थे कंडीशन के अंदर, वो यहाँ लिखी जा रही है। तो यहाँ जब मैं लिख रहा हूँ वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, तो ये बिल्कुल सेम काम कर रहा है और स्किप करता हुआ चल रहा है। सॉरी, टेक वाइल कह रहा हूँ, स्किप वाइल है ना, स्किप वाइल। तो स्किप वाइल बिल्कुल ऐसा करता चल रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है स्किप 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 स्किप, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा कंटिन्यू मतलब होता है नेक्स्ट आइटरेशन में पहुंचा देना, तो नेक्स्ट आइटरेशन में पहुंचाता हुआ चल रहा है। अब जब नेक्स्ट आइटरेशन में पहुंचा रहा है, तो आप समझना यहाँ कलेक्ट हो रहा है सब कुछ, इस मूवमेंट में सब कुछ कलेक्ट हो रहा है। कलेक्ट होके सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आइटरेटर में घुसती जा रही है, ठीक है। तो आइटरेटर क्या कर रहा है, याद रख रहा है कहां तक पॉइंटर पहुंचा है। तो इसका मतलब उसे पता है आइटरेटर को कि 100 को स्किप किया गया है, 200 को स्किप किया गया है, और यहां से स्किप नहीं हो पा रहा है। तो आइटरेटर के पास ये पॉइंटर इंफॉर्मेशन पड़ी है कि कहां से स्किप नहीं हो रहा है, वो मैंने आईटीआर में डाल दिया यहाँ पर, तो जैसे मैं यहाँ पर कर रहा था। अब जब वो इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाती है इस मूवमेंट पे, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ बोल रहा है मुझको ये, एक मिनट, क्या बोल रहा है मुझे, बूलियन फंक्शन स्किप वाइल पे वर्क जाते हैं, ठीक है। स्किप वाइल कुछ अच्छा, कुछ ब्रैकेट ब्रैकेट कर दो, गड़बड़ तो नहीं कर दिया मैंने, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। रिटर्न इंटरप्रेटेड एरर क्या है, लेकिन ये तो मेरे को वो दिखा रहा है एरर 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 क्या है, इटरेबल आएगा ना, इटरेटर की एक मिनट, आइटरेबल है, आइटरेटर लिख दिया मैंने गलती से ना, आइटरेबल है, सही कह रहे हो, आइटरेबल है, ठीक है। सो आई नीड टू राइट इट आइटरेबल इंस्टेड ऑफ आइटरेटर। सो प्राइजेस डॉट स्किप वाइल ऐसा मैंने किया, ठीक है जी। आइटरेबल में आ गया, आइटरेबल में जब ये आ गया मेरे पास, तो मेरे को पता है कि आइटरेबल के पास मुझे फॉर ईच मिल जाता है, और फॉर ईच मिल जाता है, सो आई कैन राइट इट इन दिस वे, दैट इज प्रिंट एलिमेंट, दैट्स इट। तो ये बात मैंने एक ही लाइन में लिख के भी दिखाई थी आप लोगों को, ठीक है, पिछले वाले एग्जांपल में। तो दिस इज, आई होप ये सबको समझ में आ गई बात कि ये कैसे काम कर रहा है बिहाइंड से। ये इसका ना, ये वाला एल्स वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला क्लियर नहीं था, सिर्फ ये पता था कि इफ कंडीशन में कंटिन्यू करता है बस वो। हाँ हाँ, फिर वो वहां जाके ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके वो उसके पास पॉइंटर आ जाता है, पॉइंटर आके फिर वो आइटरेट कर जाता है आगे, समझ रहे हो। ठीक, जब तो बिहाइंड द सीन वो कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें ना, ये सारे मेथड इसलिए बहुत कन्वीनियंट मेथड्स हैं, इसलिए डेवलपर जब भी आप इंटरव्यू जाओगे देने, तो वो ये मेथड जरूर पूछेंगे आपसे कि लिस्ट के अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं या सेट के अंदर कौन से मेथड है, वो क्या करते हैं, क्योंकि ये सब जल्दी करवाएंगे ना। इन सब चीजों से क्या होगा, आपका कोड जल्दी चलना शुरू, ठीक है। क्लियर हो गया हम लोगों को बातें। सो दिस इज हाउ दिस इज वर्किंग। इसको एक बार चलाकर देख लेते हैं, डॉट सैंपल डॉट डॉट। तो अगर हम देखें तो जहां से स्किप हुआ, यहां से स्किप हुआ 10 और फिर 90 और 5, क्योंकि दूसरा 10 इसलिए नहीं आया क्योंकि सेट में था, डुप्लीकेट हट गया अपने आप। ओके जी, चलो ये हमें क्लियर हो गया। हम लोगों ने नल अवेयर ऑपरेटर भी अभी देखा है, दिस इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये भी समझ में आ गया हम लोगों को, जो इन्होंने ऑपरेटर प्रोवाइड किया कि किस लिए बनाया। अब मैं कुछ और ऑपरेटर्स की तरफ भी लेके जा रहा हूं जो इन्होंने स्पेसिफाइड किए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्पेशल ऑपरेटर्स। तो यहां पर हमारे पास, मैं इसका नाम ही देता हूं ओपीआर डॉट डॉट, और इसे हम कहते हैं वॉइड मेन। अब जो ऑपरेटर्स है हमारे पास, जो अलग अलग वेराइटी ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास शोकेस होते हैं एक एक करके, दैट इज देयर इज अ वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें अमित लिखा है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो एक क्लास है, और ये जो नेम है ये उसका एक ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ खोल के देख सकते हो, स्ट्रिंग इज अ क्लास, यहाँ दिख गया हमें स्ट्रिंग इज अ क्लास। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किससे बिलोंग करता है, यानी कि नेम किससे बिलोंग करता है, तो हमारे पास तरीका होता है प्रिंट नेम इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इसे पता लगा सकते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक है। ऐसी अगर मैं लिखता हूं लिस्ट ऑफ इंट लिस्ट, और फिर यहां जाके लिखता हूं ऐसा, तो हमें पता है कि ये जो लिस्ट है ये वाला, ये किसका ऑब्जेक्ट है, इस वाली लिस्ट का है। तो सपोज अगर मैं कहीं ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं लिस्ट इज सेट, तो फॉल्स आ जाएगा,
ठीक है, इससे हमें समझ आ जाएगा। तो पहली कंडीशन हमें ट्रू दे देगी, अगली कंडीशन में फॉल्स दे देगी। तो किसी भी चीज का अगर हमें इंस्टेंस ऑफ चेक करना है, किसी भी चीज का पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग करता है, तो इज ऑपरेटर, ये बहुत काम आएगा आगे चल के, इसलिए हमें याद रखना है। अभी बहुत हम यूज करेंगे चीजें, वहां पर ये बहुत काम आने वाली चीजें। तो हम यहाँ जाकर लिखते हैं डॉट OPR डॉट डॉट। सो हियर द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड द सेकंड इज फॉल्स। आई होप सबको समझ में आया कि इज किस लिए बनाया गया, बिकॉज इज यहाँ पर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक और चीज बनाई गई है, अगर हम इसे यूज करते हैं लिस्ट इज नॉट सेट, तो ये ठीक अपोजिट है, क्योंकि ये चेक कर रहा है नॉट कंडीशन, ये चेक कर रहा है इज कंडीशन कि क्या लिस्ट सेट है। ये क्या कर रहा है, क्या लिस्ट सेट नहीं है, जो कि यहाँ पर ट्रू है, तो इस केस में वो ट्रू है अपने पास। तो अगर हम यहां जाके स्पेसिफाई करें तो लास्ट कंडीशन इज गिविंग ट्रू। समझ आ रही है? छोटी छोटी चीजें, जब भी कोई ऑपरेटर पूछेगा तो आपसे इन ऑपरेटर्स के बारे में जरूर पूछेगा, क्योंकि ये सिर्फ डार्ट के पास है, डार्ट ने इसे प्रोवाइड किया, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ पर जो बहुत काम आएगी हम लोगों के पास, वो किस लिए है? देखो, कभी कभार हम कुछ ऐसी चीजें यूज करने की कोशिश करते हैं जो किसी एक लाइब्रेरी से आ रही है और उसमें कुछ चीजें ग्लोबल है। जैसे कि हम एक पैकेज आगे चल के यूज करने वाले हैं जो बहुत काम का है, दैट इज डार्ट कॉलन कन्वर्ट। तो कन्वर्ट पैकेज इसलिए बनाया गया है कि जब हम किसी सर्वर से डेटा लेकर आएंगे, तो जब भी हम सर्वर से कोई डेटा लेकर आएंगे तो उस डेटा को हमें कन्वर्ट करना होगा किसी एक फॉर्म में। तो मैं एक फटाफट समझाता हूँ बात आप लोगों को कि एज अ फ्लटर डेवलपर, जब हम फ्लटर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो फ्लटर में हम लोग जो मोबाइल एप्स बना रहे हैं, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मोबाइल एप्स बेसिकली किस लिए बिल्ड हो रही हैं? इट इज यूज्ड टू बिल्ड फॉर फ्रंट एंड। तो मोबाइल ऐप से आप सिर्फ क्या बना रहे हो? फ्रंट एंड। तो आप बैक एंड टच नहीं कर रहे। तो अगर आप सोचो कि अगर आप एक शॉपिंग की एप्लीकेशन बना रहे हो तो शॉपिंग का फ्रंट एंड आप बना रहे हो, लेकिन उसी का क्या बनेगा? एक बैक एंड भी बनेगा। तो इसका मतलब बैक एंड पे एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस को हम डायरेक्ट कभी एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ बैक एंड प्रोग्रामिंग चाहिए। तो बैक एंड प्रोग्रामिंग के लिए या तो आप Node.js सीखो, या PHP सीखो, या फिर आप जावा सीखते हो, या आप .NET की चीजें सीखते हो, या आप पाइथन में Django होता है ऐसा कुछ सीखते हो, या रूबी विद रेल्स सीखते हो। ऐसा देयर आर प्लेंटी ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो आप इनमें से कोई टेक्नोलॉजी सीखते हो जिनका बेसिकली काम है ये सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज है। तो सर्वर साइड पे काम करने के लिए बनी है, जो डेटाबेस से बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये कि हाउ द फ्लटर इज टॉक टू Node.js, हाउ द फ्लटर इज गोइंग टू टॉक टू PHP, उसे नहीं आता इन सबसे बात करना। सो द पॉइंटर इज दे आर कम्युनिकेटिंग विद अ कॉमन मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड JSON। इसका मतलब जितने भी बैकएंड पे चीजें बनी हुई हैं, ये सब की सब एट द एंड क्या जनरेट करने वाली हैं? दे आर सपोज टू जनरेट अ थिंग कॉल्ड JSON, ठीक है। JSON जो आपके पास है दैट इज इन की वैल्यू पेयर। तो जो JSON आपके पास वो की वैल्यू पेयर में है। तो आपको समझना है, जैसे अगर एक चाइनीज और एक स्पेनिश बंदे को बात करनी है, सो दे नीड इंग्लिश, राइट? सो इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड फॉर अ कम्युनिकेशन, सेम JSON इज अ स्टैंडर्ड फॉर अ कम्युनिकेशन। JSON स्टोर एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, लाइक आवर मैप जैसे मैप करता है, ठीक है, वैसा ही कर रहे हैं की वैल्यू पेयर में। और ये JSON ट्रांसफर होता है ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जितना भी हम ट्रांसफर करेंगे दैट इज द JSON। We don't know understand JSON. Flutter is not going to understand the JSON because Flutter तो किस पे काम कर रहा है? Flutter कह रहा है मैं तो ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। So you need some conversion कि जो JSON मेरे पास आएगा की वैल्यू पेयर में, उसे मैं कन्वर्ट करूँ। So the pointer is कि हम यहाँ पर जितना भी ऑब्जेक्ट में काम करेंगे, हमें भी यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? JSON में, और JSON को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा। So object to JSON एंड JSON टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन करने के लिए we required a package called dart convert. Make sense? सबको मेरी बात समझ है? तो dart convert नाम का एक पैकेज अपने पास आता है। अब इस पैकेज पे हम जब जाते हैं तो इस पैकेज के अंदर कुछ ग्लोबल फंक्शंस है। ग्लोबल फंक्शंस का मतलब है कि हम इन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब ग्लोबल फंक्शन होने की वजह से देयर इज अ चांसेस ऑफ इट विल बी गेट कॉन्फ्लिक्टेड विद सम अदर लाइब्रेरीज। तो हम किसी और लाइब्रेरी को यूज करें, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो कनेक्ट करना मेरी बात को, हम पढ़ने वाले एक नया ऑपरेटर, उस नए ऑपरेटर की जो साइंस है बिहाइंड द सीन वो यहाँ पर आ रही है, जो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने बात ये पढ़ी कि जब भी हम एज अ मोबाइल डेवलपर काम कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली मेकिंग फ्रंट एंड, सो वी आर सपोज टू टॉक टू सम बैकएंड। बैकएंड के लिए कोई बैकएंड डेवलपर है जो इनमें से कोई बैकएंड लैंग्वेज यूज कर रहा है, बट फ्लटर नेवर टॉक टू बैकएंड डायरेक्टली, इट रिक्वायर्ड सम कॉमन मीडियम टू कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड JSON। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि JSON क्या है, तो आप बता रहे हो कि JSON एक कॉमन मीडियम है कम्युनिकेशन करने का। तो इसका मतलब चाहे Node.js लेट्स से वो कुछ ऑब्जेक्ट्स
जनरेट करता हो या फंक्शन जनरेट करता हो जो फ्लटर कभी नहीं समझ सकता, इस फॉर्म में कोई डेटा जनरेट करता हो, तो नोड.जेएस अपने डेटा को किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जेसन फॉर्म में। सेम पीएचपी भी जेसन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा, जावा भी। तो ये सब के सब जेसन फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे एंड देन दे सेंड अ रिस्पॉन्स. So that response is received by this mobile app, which is written in Flutter, and Flutter is supposed to convert this JSON into object by a mechanism called Dart convert package, जिसके अंदर कुछ ग्लोबल फंक्शन जो ऐसा करेंगे. समझ में आ गई सबको बातें? तो ऐसा ही होगा हमारे पास जब हम बड़ी एप्लीकेशंस में पहुंचेंगे. That moment of time हमें चाहिए Dart का एक कन्वर्ट पैकेज. तो हम यहाँ पर आते हैं. तो जब हम Dart का कन्वर्ट पैकेज यूज करने की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमें, अगर हम यहाँ देखना शुरू करें, तो यहाँ पर हमें कुछ मेथड्स दिखने शुरू होंगे, जैसे कि जेसन डीकोड नाम से एक मेथड हमारे सामने आया है. हम इसे यूज करते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्लोबल मेथड है, क्योंकि इसे डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ. लिस्ट में जो हमने मेथड्स पढ़े थे वो ग्लोबल नहीं थे, क्योंकि लिस्ट डॉट करके दिखते थे मेथड. देखो लिस्ट डॉट ऐड ऐसे दिखते थे, तो इसका मतलब ग्लोबल नहीं थे, क्योंकि लिस्ट के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होते थे. लेकिन जैसे जेसन डीकोड मेथड है और वो हमसे मांग रहा है सोर्स में हमें क्या देना है, जेसन देना है, और जो जेसन हमारे पास होगा वो की वैल्यू पेयर में होगा. तो कुछ ऐसा होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा वैर भी लिख सकता हूँ, आप सबको पता है स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, तो वैर जेसन ऐसा लिखा, और सपोज वो जेसन इस फॉर्म में पड़ा होगा, ठीक है, डबल कोट्स की फॉर्म में, और उसके अंदर की होंगी, उसके अंदर वैल्यूज होंगी. तो मेरे को उस जेसन को ट्रांसफॉर्म करना होगा किसमें, एक ऑब्जेक्ट में. तो जब हम जेसन डीकोड को देखें तो उसे नहीं पता हो किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वो कहता है कि मैं आपको डायनेमिक ऑब्जेक्ट दे दूंगा. तो मैं आपको डायनेमिक ऑब्जेक्ट दे दूंगा. समझ में आ रही है सबको मेरी बात? So this is how this JSON decode is working. But the problem is this is a global method, so it can be conflict with other. तो किसी और के साथ भी conflict हो सकता है. इसलिए good convention क्या है, आप हमेशा उसके आगे एक वर्ड लगाओ as करके आप उसका एलियास नेम दे सकते हो. ठीक है, एलियास नेम का मतलब क्या हुआ, देखो एलियासिंग नेम का मतलब है, जैसे जब मैं स्कूल टाइम में था तो मेरे क्लास में बहुत सारे अमित नाम के बंदे थे. तो जो हमारा क्लास टीचर था वो हमें ऐसे कॉल लगाता था कि अमित श्रीवास्तव या अमित शर्मा, जो शर्मा, या अमित सिंह, इस तरीके से कॉल लगाया जाता था हम सबको. तो इससे क्या होता था, हम लोग डिस्टिंग्विश हो गए. तो इसका मतलब हमारे साथ क्या जुड़ गए, हम लोगों के साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़ गई. सेम हम एस के थ्रू उसके साथ एक एलियाजिंग दे रहे हैं. ठीक है, एलियास दे रहे हैं. तो सपोज अगर अमित सिंह जैसा था हमारी क्लास में, अमित सिंह नाम के 3 स्टूडेंट्स और थे, तो उन्हें बुलाया जाता था रोल नंबर के नाम से. ठीक है, ताकि उन्हें आइडेंटिफाई किया सकता हो. सो द पॉइंट इज, अगर हमारे पास डार्ट कन्वर्ट एज और इसके आगे हम क्या स्पेसिफाई करने वाले हैं, दैट इज द एलियासिंग नेम. तो हम उसको एक एलियास नेम देंगे, और जब भी हम इसे बुलाएंगे जेसन डीकोड को, उस एलियास नेम से बुलाएंगे. अगर किसी और ने भी जेसन डीकोड नाम का मेथड बनाया तो इट नेवर बी गेट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसका एलियास नेम अलग होगा. ठीक है, आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आई है. तो हम यहाँ पहुंचते हैं और इसका एक एलियास नेम देते हैं, और इसका नाम देते हैं हम कन्वर्ट, बिकॉज ये कन्वर्ट पैकेज में से आ रहा है, इसलिए हमने इसका इंग्लिश नाम कन्वर्ट दे दिया. मैं अमित भी लिख सकता था यहाँ पर, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एलियासिंग नेम है. अब मैं यहां जाकर कन्वर्ट, ध्यान देना, कन्वर्ट डॉट जेसन डीकोड लिखूंगा. तो इससे क्या हो, ये मीनिंगफुल हो गया, ऐसा लिखना मेक सेंस. तो कन्वर्ट डॉट जेसन डीकोड इज नाउ बिकम अ मीनिंगफुल, और इस जेसन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एंड वी विल गेट एन ऑब्जेक्ट. तो इन प्रैक्टिकली जब हम कोई भी डेटा कलेक्ट करेंगे कहीं से भी, तो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम इन अ जेसन फॉर्म. तो लेट्स से देयर इज अ website called Crick API जो हमें JSON देती है. तो I'm just showing you some sample. तो if I'm using a Crick API, I think it is right now it has some security problems. तो मैं इसकी जगह यूज कर लेता हूँ, मान लो Giphy API. So there is another API that is called Giphy API. So if we just go here in the Giphy API, Giphy API आप सबसे ज्यादा यूज कर रहे हो WhatsApp पे. अगर आपने WhatsApp पे किसी को भी स्टिकर इमेजेस भेजी हो, स्टिकर इमेजेस में ना बोलूं, जिफ इमेजेस भेजी हो, फनी इमेजेस भेजी हो, तो अगर आप देखोगे तो फेसबुक, एडोबे, टिकटॉक, बहुत सारे लोग इसे यूज करें गिफी को. ठीक है, तो व्हाट्सएप पे भी ये फीचर दिखता है आप लोगों को, अगर आपने यूज किया हो तो इस गिफी एपीआई को आप यूज कर सकते हो. और ये गिफी एपीआई पे अगर मैं यहाँ पहुंचता हूँ एंड आई गेट स्टार्टेड करता हूँ, देन आई डू जस्ट लॉग इन. तो ये दिस इज एन एपीआई व्हिच इज रिटन इन सम अदर लैंग्वेज. तो बिल्कुल यही सेम स्टोरी है कि वो किसी नोड या पीएचपी या जावा किसी में लिखा है, बट एट द एंड as a Flutter developer it is going to give me a JSON. तो मुझे JSON मिलेगा, that's it. And to convert that JSON into my object, I use that convert method. So if I just go here, so it is just telling me there is an API endpoint, and inside this API endpoint it give me a URL. ये मुझे एक URL देगा, उस URL के अंदर there is a JSON. तो अगर आप देखो तो this is the URL which is they are giving, और based on this URL if I hit this URL it is giving me a JSON. Make sense?
तो हमें जब भी किसी एपीआई को यूज करना है, वी नीड टू जस्ट लैंड इट अप टू देयर डॉक्यूमेंटेशन। मैं उस डॉक्यूमेंटेशन में जाऊंगा, उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ूंगा और देन आई हिट अ यूआरएल। तो मैं हिट करूंगा उसके यूआरएल को। व्हेन आई हिट दिस यूआरएल इट इज लाइक दिस, कि मैं उसके सर्वर को हिट करूंगा और वो बदले में मुझे एक जेसन प्रोड्यूस करके देगा और उस जेसन को मैं डिकोड करूंगा। ठीक है, तो अभी एजेंडा ये नहीं है कि हम यहां से हिट करना शुरू कर दें। एजेंडा इज, अभी हम ऑपरेटर पढ़ रहे थे एंड दिस ऑपरेटर वी अंडरस्टैंड कि अपने पास इज भी था, इज नॉट भी था और अपने पास एज भी था। तो उसका कुछ नीडेड बेस हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रथम इज सेइंग HTTPS क्रिक ऐप इज रनिंग, बट उसके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है प्रथम, दैट्स व्हाई वो हमें वार्निंग दे रहा है, क्योंकि जब भी हम HTTPS यूज करते हैं ना उसको कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, तो उसके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए वो बता रहा है कि दिस इज अनसिक्योर। ठीक है, तो अगर मैं, जैसे मैंने ब्रेन मिंटर्स को अगर HTTPS पे डाल रखा है तो उसको मैं वहां से मैंने सर्टिफिकेट्स बाय करे, जो सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो हमें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है, देन यू कैन यूज HTTPS। क्रिक एपीआई के पास नहीं थे इसलिए मैं नहीं जा रहा था उस पर। ठीक है, हार्म कर सकती है वेबसाइट। आई होप यहां तक क्लियर हो गई बात आप सबको। तो हम लोगों ने देख लिया कि ये हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग। देयर आर सम अनदर टाइनी ऑपरेटर जो हमें देखने, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ यूज करता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ आई एम राइटिंग इंटीजर ई एंड आई एम राइटिंग सिंपली 100 डिवाइड बाई 2। तो जैसे मैं 100 डिवाइड बाई 2 लिखूंगा तो कहेगा कि जो भी रिजल्ट मैं आपको दूंगा वो हमेशा डबल में दूंगा, इट कैन नॉट बी असाइन टू इंट। ठीक है, ये कभी भी इंट में असाइन नहीं हो सकता। तो आपको ध्यान रखना है, whenever you do a division it always give a result in a double, but if you want an integral result, तो अगर आपको integral result ही चाहिए तो आप लिखोगे यहाँ पर 100 tilde sign divide by 2, it's like this। तो ये क्या करेगा, ये आपको सिर्फ इंटीजरल रिजल्ट देगा, फ्रैक्शनल रिजल्ट को हटा देगा। तो अगर मैं आई एम डूइंग डिवाइड बाय 3, स्टिल आई गेट अ इंटीजरल पोर्शन, इट डज नॉट गिव अ फ्रैक्शनल पॉइंट। ठीक है, तो ये दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिवाइड एंड दिस टिल डिवाइड, राइट? So when you use this thing, it is divide and it will give you a integer portion only। हाँ जी, ये क्लियर हुआ हम लोगों को? तो आई होप ये सबको डाइजेस्ट है कि हाउ दिस इज वर्किंग। देयर इज अनदर ऑपरेटर, तो हमें याद रखना है छोटे छोटे ऑपरेटर है, इंटरव्यू पूछेगा तो आपको पता हो कि कौन से ऑपरेटर से क्या है। कोई भी ऑपरेटर नहीं समझ आता पूछ लेना है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर ऑपरेटर दैट इज वेरी पॉपुलर, इट इज अ कास्केड नोटेशन ऑपरेटर। दिस कास्केड नोटेशन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि सपोज अगर मेरे पास एक लिस्ट है इंट की, और यहाँ पर मेरे पास इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े। ध्यान से सुना मेरी बात को। अब मैं अगर इस लिस्ट में जाकर ऐसा लिखता हूँ EE.add, ठीक है, तो मैंने ऐड किया, ऐड में मैंने यहाँ लिखा 1000। तो अगर आप इस ऐड को खोलने की कोशिश करो तो आपको पता लगेगा कि ऐड करता है, लेकिन वो वॉइड है नेचर में, इसका मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता। तो थंब रूल क्या है कि जब भी तुम चेनिंग करते हो ना मेथड्स की, जैसे हम लोगों ने चेनिंग करी थी आईट्रेबल के साथ फॉर ईच लगाया था, या मैं अगर आपके सामने ऐसा रखूं स्ट्रिंग है और यहाँ पर E1 नाम से स्ट्रिंग है और इसमें अमित लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि E1.to अपर केस कर दो, ध्यान देना, अगर टू अपर केस कर दो तो टू अपर केस क्या करता है, वो स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, क्योंकि वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो तुम उसके आगे फिर से लिख सकते हो, लेट्स से सब स्ट्रिंग, तो मैं लिख दिया सब स्ट्रिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट इंडेक्स से उठाए तो MIT उठाकर देना शुरू कर देगा। अगर आप इसे भी खोलोगे तो ये भी आपको क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। तो अगर आप इसके ऊपर ट्रिम लगा देते हो तो ये ट्रिम भी करके आ जाएगा, यानी कि स्पेस होगा तो स्पेस भी हटा कर आ जाएगा। अगर आप ट्रिम को भी देखो तो ये भी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि चेनिंग ऑफ मेथड तभी पॉसिबल होती है जब वो सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि वो सेम ऑब्जेक्ट बोलूं, वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अगर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो मैं चेन कर सकता हूँ मेथड्स को। तो लाइक E1 में अपर केस रिटर्न, अपर केस चलाने पे उसने मुझे वापस क्या दिया, उसने मुझे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट वापस दिया। बिकॉज मेरे पास स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आया तो मैंने उसी स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट के ऊपर सब स्ट्रिंग चला दिया। तो इसने भी मुझे बदले में क्या दिया, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जिसमें सब स्ट्रिंग हो चुका था, तो मैंने फिर उसके ऊपर चेन लगा दी। तो चेनिंग का रूल समझना कि अगर हम चेनिंग ऑफ मेथड्स लगा रहे हैं तो वो रिटर्न करना चाहिए हमेशा। तो इसका मतलब समझना, वो हमेशा रिटर्न करना चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी आप उस पर डॉट लगाकर चेन लगा सकते हो। लेकिन हम ऐड के ऊपर चेन नहीं लगा पाएंगे कभी भी, क्योंकि ऐड कैसा था, वॉइड था, तो कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा था। अगर मैं उसके ऊपर डॉट लगाऊंगा तो एरर आ जाएगा। तो चेनिंग का फायदा भी दिख रहा है हम लोगों को, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ मेथड्स अलाउ ही नहीं करते चेनिंग ऑफ मेथड्स। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक बार ऑब्जेक्ट बनाऊं, इसका अगर ध्यान से देखा जाए तो मैंने तो एक बार ऑब्जेक्ट बनाया, और रन टाइम पे ये सारे कैसे ऑब्जेक्ट है, रन टाइम वाले ऑब्जेक्ट, तो ये रन टाइम वाले ऑब्जेक्ट चेन करते चले गए। ठीक है, तो मैं चेनिंग ऑफ मेथड सिर्फ तभी यूज कर सकता हूं जो मेरे पास कुछ ऐसा स्टाइल हो, मेरे पास वो हमेशा ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हो। आई होप यहां तक सबने कनेक्ट करी है मेरी बात। तो जब भी डेवलपर्स ऐसा लिख रहे हैं कोड तो आपको समझ आया कि कैसे काम कर रहे हैं।
लेकिन इसका एक सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है हम लोगों को कि अगर हम ये वाला स्टाइल नहीं यूज करते तो देयर इज अ स्टाइल कॉल्ड, हम लिखते हैं टू अपर केस, उसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं टेम्पररी, ठीक है ना। फिर उसके ऊपर लिखते हैं सबस्ट्रिंग, फिर उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। मान लो मैंने वापस एफ में डाल दिया उस रिजल्ट को, फिर मैं लिखता एफ डॉट ट्रिम। समझ में आ रही है सब बात? तो हम इस स्टाइल में करते हैं। इससे हम क्या कर रहे थे, उसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू कराने के लिए उसे किसी एक अलग ऑब्जेक्ट में डालते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो दिस इज अ लॉन्गर स्टाइल, ठीक है। तो डेवलपर्स डू नॉट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ स्टाइल, दे यूजुअली यूज दिस काइंड ऑफ स्टाइल। देखो गाइस, कोई डाउट है इसके अंदर, कोई बात नहीं समझ आ रही है तो पूछ लेना, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग। अच्छा, अब जब हमने ये वाला फंडा यूज कर लिया, ये कैसे काम करके गया अपने पास, टू अपर केस, सबस्ट्रिंग और देन द ट्रिम, हाउ दीज ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग। लेकिन ऐड पे ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम ऐड पे जाकर देखने की कोशिश करें ऐड, और मैं उसको बोलूं ऐड कर दो, उसके आगे डॉट लगा दो, तो कुछ नहीं आ रहा, हिंट ही नहीं आ रहा। इसका मतलब कह रहा है आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके आगे, क्योंकि मैं वॉइड हूं। तो मैं चाहता ऐसा हूं कि मैं इन वॉइड मेथड्स के आगे भी कुछ ऐसा काम कर दूं कि वो इतने स्मार्ट हो जाए कि मेरे को ऑब्जेक्ट वापस दे दें किसी तरीके से। तो उसके लिए बनाए गए है कास्केड नोटेशंस। इसके लिए एक फंडा बनाया गया है कास्केड नोटेशन। तो कास्केड नोटेशंस को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, देखो इस स्टाइल को हम कैसे यूज करने वाले हैं। तो हम इसके लिए यूज करेंगे डबल ई, और हम यहां लिख देंगे 2 बार डॉट, और फिर ऐसा स्पेसिफाई कर देंगे व्हेन आई एम राइटिंग इन दिस वे डबल डॉट देन ऐड, देन आई यूज डॉट एंड देन ऐड, और मैं यहां जाकर, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे स्पेसिफाई कर दूंगा दिस थिंग एंड देन डबल डॉट ऐड। तो ये क्या कर रहा है आइडियली, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि देखो जब तुम ऐड करते हो तो ऐड अपना काम करके आता है 100, ऐड करके आता है, वो वॉइड रिटर्न करता है। तो ये क्या करता है, इसी ऑब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर देता है यहाँ। तो ये ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ डबल डॉट नोटेशन वो यहाँ जाता है। तो इंटरनली ये लाइन मेरे लिए बन जाती है बिल्कुल ऐसी लाइन, ठीक है। फिर मैं डबल डॉट लगाता हूं तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करा सकता हूं। तो इसका मतलब जब मैं डबल डॉट लगा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एलिमिनेट कर दूं, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं वॉइड को, मैं एलिमिनेट कर रहा हूं वॉइड को, बिकॉज व्हेन वी कॉल ऐड, ऐड रिटर्न, ऐड गिव वॉइड, एंड बिकॉज इट गिव वॉइड, सो हम क्या नहीं कर पाते, हम आगे उसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये मैं वर्ड एग्जैक्ट बोल रहा हूँ जो आपको हमेशा बोलना चाहिए कि whenever you use a syntax called double dot, जब भी आप डबल डॉट वाला फंडा यूज करते हो तो आपने बोलना है कि ये एक्चुअली में डिस्कार्ड कर देता है, डिस्कार्ड द रिजल्ट। तो रिजल्ट को डिस्कार्ड करता है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड रिटर्न्स, एंड इट रिटर्न्स द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। तो इसका मतलब जब आपने डॉट ऐड किया तो 100 के बाद जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या था, वॉइड। तो उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, खत्म कर दिया उसको, और उसने बोला इसकी जगह मैं वॉइड तो देने की बजाय मैं इसी ऑब्जेक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मैं इसके साथ ऐड चला दूंगा, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा वो अगेन वॉइड होगा, तो मैं इसको भी डिस्कार्ड कर दूंगा, फिर इसी डबल ई को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। तो दिस इज हाउ दिस इज इंटरनली वर्किंग, एंड दिस इज कॉल्ड कास्केड नोटेशन ऑपरेटर। याद रखना इसका नाम। So this double dot is called cascade notation operator. So this is again a dot introduced. So एक बार quickly अगर recap करें तो हमें समझ में आया कि हमने क्या क्या operators देख लिए हैं. We have done the is operator. We have done the is not operator. We have done this null aware operator. We have done this null aware assignment operator. We have done the as operator. We have done this tilde with this divide sign operator. We have done this cascade notation operator. So ये सब नए ऑपरेटर्स है which they have introduced. ठीक है, क्लियर आप सब लोगों को? तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लिए इसके अंदर. Now I am moving to the some new things, क्योंकि हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंड कर लिया. अब मैं कुछ और नई चीजों पे जा रहा हूँ जो सिर्फ इधर ही है, इधर ही पॉसिबल है. तो मैं उन सब चीजों को भी आपको दिखाना चाहता हूँ. तो जैसे स्विच केस में भी दे हैव डन सम चेंजेस. सो वी आर गोइंग टू मूव टू सम स्विच केस थिंग. तो स्विच केस में इन्होंने क्या इम्प्रोवाइज किया है, इफ एल्स में क्या चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस हमें देखने हैं इसके अंदर. देन वी मूव टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले स्टफ पे पहुंचेंगे. सो वी आर हियर एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट,
and this next segment is basically how we can use a conditional statements. For a conditional statement means हम if else कैसे लगा सकते हैं इसके अंदर, हम switch case कैसे use कर सकते हैं इसके अंदर. So we are here, and here I'm using conditional. So I just make it conditional dot, and from here we have this void main. Any question guys? कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो. So void main, and from here onwards we are using this if else. So if else में सिर्फ change क्या है? If else में change ये कि if जब भी चलेगा उसके अंदर जो condition होनी चाहिए वो boolean होनी चाहिए, that's it. ठीक है, else false condition में चलेगा. तो इसका मतलब अगर आप C या C++ के बैकग्राउंड से हो तो वहाँ if 1 चलता है, यहाँ नहीं चलता. अगर आप यहाँ देखोगे तो this is an error because it required a boolean expression. C में आप if 1 लिख सकते हो, 1 is considered as a true, but it required a boolean. तो इसका मतलब आप यहाँ जो भी एक्सप्रेशन लिखोगे उसका रिजल्ट कुछ ऐसा आना चाहिए जो बूलियन हो. जैसे मैं लिखा 10 greater than 2, तो इट इज गिविंग अ बूलियन रिजल्ट. तो ये ध्यान रखना है कि सिंटैक्स का पार्ट क्या हो गया, इफ हमेशा किस पे काम कर रहा है, बूलियन पे, यानी कि बुल पे, नॉट न्यूमेरिक. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है जो हमें दिख गया है. इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्विच केस की. तो स्विच केस में भी दे हैव डन सम चेंजेस. तो अगर हम यहाँ जाकर सपोज मैं बोलता हूँ डे इक्वल्स टू 1, ठीक है, और यहाँ आई एम स्पेसिफाइंग स्विच, एंड स्विच में आई स्पेसिफाई डे, एंड देन वी हैव द केस. तो केस 1 जैसा हम लोगों ने पढ़ा है, केस 2 किसी प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने पढ़ा है, तो केसेस यहाँ स्पेसिफाई करते हैं. केसेस इज जस्ट कंपेयरिंग इफ द फर्स्ट इज दिस, सो आई विल से प्रिंट, एंड लेट्स से आई एम सेइंग संडे, देन आई डू ब्रेक. तो मैं यहाँ जाके ब्रेक स्पेसिफाई कर देता हूँ. तो ब्रेक सेज कि भाई मुझे यहाँ पर फॉल नहीं करना है, और देन आई एम सेइंग मंडे, देन ब्रेक, then I am saying Tuesday. Okay, then break. And you know there is a last thing that is called default. So if I specify there default, so it means wrong day. Suppose ऐसा हम लोगों ने कई बार प्रोग्राम बिल्ड किया C++ वाले मोड में. So we have this day and we are just checking if day is 1, so you are just checking case 1, and if this case is 2, so it is supposed to give you a Monday. If the case is 3, it means the day value is 3. So internally आप सबको पता है कि it is just comparing day is 1 or day is 2 and day is 3. So it is just comparing, equality comparison कर रहा है. तो हम इस तरीके से यहाँ पर आइडेंटिफाई करके आ सकते हैं. ठीक है, नाउ द पॉइंट इज ये जो 1-2 स्टाइल है ये थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर सपोज यहां मैं बोलता हूं दिस इज अ फन डे एंड दिस इज अ बोरिंग डे, राइट, एंड लॉट ऑफ वर्क एंड रॉन्ग डे, सो इट डज नॉट से कि 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है और 3 का मतलब क्या है. दैट्स व्हाई इन्होंने एक चेंज कर रखा है, दैट इज आप यहाँ पर स्ट्रिंग यूज कर सकते हो इन डे, एंड हियर यू क्लियरली स्पेसिफाई दिस इज अ संडे. And now instead of writing this 1 and 2, you can specify this thing. तो इससे क्या हुआ, कोड की रीडेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई इमीडिएटली. ठीक है, सो कैन वी से कि डार्ट के अंदर जो स्विच केस है वो स्ट्रिंग को भी समझता है. तो आजकल की इतनी मॉडर्न प्रोग्रामिंग दे इंट्रोड्यूस कि स्विच केस में स्ट्रिंग चल सकता है, दैट इज दे हैव स्पेसिफाइड. इसके साथ साथ लाइक वी हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक हमें पता है फॉल करने से बचा रहा है, तो दे हैव इंट्रोड्यूस अनदर थिंग that is called continue. तो यहाँ पर continue किसी भी स्विच केस में नहीं मिलता, but they introduce a continue. Continue basically किस लिए है कि सपोज अगर मेरे पास संडे है, राइट, और सपोज संडे के साथ साथ मैं ट्यूसडे को भी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो आई कैन पुट अ लेबल. सो आई जस्ट पुट अ लेबल, माई लेबल एंड देन कॉलन. सो इसका मतलब मैंने इसके ऊपर एक लेबलिंग दे दी है. अब नाउ फ्रॉम हेयर आई कैन डू कंटिन्यू एंड देन आई विल स्पेसिफाई my label here. So what does it mean कि जब ये केस संडे वाला चेक होगा, like day is Sunday, so it will go in this place because it match with this Sunday, so it is supposed to print fun day, and then it will say continue my label, so it will directly jump to this condition. Altogether it is Sunday, यहाँ पर Sunday है, लेकिन मैंने इसे जंप करवाया है तो ये Tuesday भी प्रिंट कराएगा. तो lot of work will be come. तो कंटिन्यू का फीचर दिया गया है ताकि आप अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो एंड यू वांट कि ये किसी और कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर जाए, तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ कंटिन्यू. सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस थिंग. तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इसे रन करता हूँ तो यू आर एबल टू सी फन डे
एंड लॉट ऑफ वर्क, दोनों चीज यहाँ पर आ रही है। क्लियर है सबको बात? तो कंटिन्यू हमेशा किसके साथ चलेगा, ध्यान देना, लेबल के साथ, ठीक है। सो यू कैन जंप इन 2 केसेस, तो आप एक कंडीशन से 2 केसेस पे जंप कर सकते हो। सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कंटिन्यू फीचर हियर व्हिच इज यूज्ड। आई होप ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो यूजली तनुज का ऐसे आया कि गो टू की तरह है, बिल्कुल गो टू स्टेटमेंट की तरह है। तो ये यूजली यूज किया जाता है, जैसे कि मान लो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, रेस्टोरेंट सिस्टम बना रहे हो, और कोई बंदा अगर बर्गर ऑर्डर करता है तो आप उसे बेवरेजेस पे ले जाओ, ड्रिंक्स पे ले जाओ, कि भाई ये बर्गर ऑर्डर करेगा या पिज्जा ऑर्डर करेगा तो उसको उसके साथ एक ड्रिंक की भी जरूरत होगी। तो if it's like, if it is instead of day, if it is like a pizza or it is a burger, so it is go to this case, if it is a burger or pizza, so we have a label for beverages, so it will jump for that continue beverages, so it automatically give you the beverage, ठीक है। I hope ये बात समझ में आई सबको। तो this is a new things what they have introduced, so if else में इन्होंने they have introduced this thing, ठीक है। अच्छा, लूप्स की अगर हम बात करें तो लूप्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो लूप्स के लिए they have introduced the for, while, do, while they have introduced। so एक बार यहां जाकर हम एक बार देख लेते हैं। for looping purpose they are introducing a for loop, जो हम लोगों ने देखा है पहले भी कई बार कोड में। so they have introduced a for loop, they have a while loop। so if I have this condition and here I am saying 1 and this thing and I++ and the print statement of this side, this is possible. Even you want to use a where, this is also possible, right? And you have a do while, आप इसको भी यूज कर सकते हो यहाँ पर, do and then the while, ठीक है। तो मैं just kick start दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि we are not going to waste our time here, ठीक है। So while I is less than 10 and then I++, you know while और do while में क्या डिफरेंस है? while जो चलने वाला है फर्स्ट कंडीशन टेस्ट एंड देन इट विल एग्जीक्यूट। do while पहली बार चल जाएगा बिकॉज कंडीशन टेस्ट लास्ट में है, देन नेक्स्ट टाइम इट विल टेस्ट इट, ठीक है। और साथ साथ हम एक और चीज कवर अप कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड आइटरेटर, ठीक है। तो अगर अपने पास लिस्ट है इस तरीके से, सो वी कैन डू दिस आइटरेटर, ठीक है। और एक और वेराइटी भी कवर अप कर चुका हूं ऑलरेडी, कि अगर अब मेरे पास ऐसे लिस्ट है और मैं यहां से आइटरेटर यूज कर लेता हूं, सो दिस विल गिव मी एन आइटरेबल, ये मुझे मिल जाता है, एंड देन आई कैन ट्रैवर्स इट। एक मिनट, सो दिस इज गिविंग, दिस इज ओके, लिस्ट है ना, तो लिस्ट आइटरेटर देता है, वो आइटरेबल देता है, तो दिस आइटरेटर, ठीक है। तो हमें आइटरेटर मिल गया यहाँ पर, सो लिस्ट गिविंग आइटरेटर, और we already know we can put it inside this while and iterator dot move next, and here we are supposed to print iterator dot correct, ठीक है। तो ये भी हमारे पास तरीका हो गया। एंड लास्ट थिंग इज we can have another way, like we have 10 20 30 dot for each, so we have this variety as well as select, ठीक है। तो ये हम लोग अलग है, क्योंकि अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। तो अगर एक हैशिंग यूज कर रहा है और एक लिस्ट यूज कर रहा है, तो दोनों का ट्रैवर्स करने का मैकेनिज्म अलग होगा, इसलिए दे डिस्टिंग्विश बाय आइटरेटर एंड आइटरेबल, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेस्टेड लूप्स की। तो अगर मेरे पास कोई नेस्टेड लूप है इस तरीके से, सो इफ आई जस्ट स्पेसिफाइड हियर दिस थिंग, लूप चलाया मैंने यहाँ पर जाकर, and from here if I just going to write here this thing, so I have this I loop and I have this J loop, दोनों लूप मेरे पास चल रही हैं। and suppose if I am specifying here I is equals to J, अगर I J के बराबर है, so suppose I am doing this break, ठीक है।
तो ब्रेक क्या कर रहा है, इस लूप से एग्जिट कर रहा है। किस लूप से एग्जिट कर रहा है, इस वाले से, ठीक है। तो अगर आई वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस लूप, तो पहले इससे चला कर देखते हैं ब्रेक को, पहले से समझते हैं। तो इफ यू जस्ट सी, वी हैव दिस आई वर्जन एंड वी हैव दिस जे वर्जन, सो दिस लूप इज गोइंग ऑन एंड इट इज जस्ट चेकिंग आउट कि हमारे मेरे पास आई है और मेरे पास यहाँ पर जे है, और आई की वैल्यू 1 है मेरे पास, और जे की वैल्यू इनिशियली जाके 1 हो जाएगी। सो इनर लूप पहले खत्म होगी, देन आउटर, ठीक है। तो दिस इज एन आउटर, तो इट इज 1, और ये कितनी बार चलने वाला है, 3 बार। तो अगर आई 1 है और जे भी इनिशियली 1 है, 1 के बराबर, तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होके ये यहाँ पहुंच जाता है, ध्यान देना, ब्रेक होके वो यहाँ पहुंच जाता है आई प्लस प्लस पे। तो आई प्लस प्लस होके I2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इनिशियली आउटपुट मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगली बार जब आई प्लस प्लस होगा तो आई प्लस प्लस बिकम 2। तो 2 इज, और जे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1, सो इट इज सपोज टू प्रिंट 2 and 1। एंड हाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट, मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कराता हूँ। सो फ्रॉम हेयर I am writing the thing called print, and here I have specified I is I and J is J. So it is going to print I and J, ठीक है। तो अभी हमें आउटपुट कैसे देखने वाला है, जब 1 1 होगा नहीं प्रिंट होगा, ब्रेक हो जाएगा। जब 2 आएगा तो 2 1 प्रिंट होगा, 2 2 पे ब्रेक हो जाएगा। फिर 3 1 प्रिंट होगा, 3 2 प्रिंट होगा, 3 3 पे फिर ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम इसे क्लियर आउट करते हैं और एक बार देखते हैं इसे, तो दिस वुड बी लूप। आई होप सबको समझ आ रहा है। सो फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स इट इज प्रिंटिंग 2 1, परफेक्ट है। 1 1 पे ब्रेक हो गया था तो लूप से बाहर आ गया था, तो I2 हुआ। सो 2 1 एंड 3 1 3 2, ठीक है, ऑल ओके। दिस इज द ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक इज टेलिंग यू, it means if the break condition satisfies, so it will exit from the current loop, right? Current loop, this is the main point, right? इसकी जगह हम किसी यूज कर सकते हैं, continue को भी यूज कर सकते हैं। So if we use a continue words, so continue says if the condition satisfies, so it will skip the current iteration, not the loop, current iteration. So current iteration skip करेगा, so it means जहां 1 1 होगा skip कर जाएगा। So skip करके j plus plus हो जाएगा, तो j is become 2। तो आउटकम कैसे आने वाला है, 1 2 1 3 2 1 2 3। तो जहां जहां सेम होगा उसे स्किप कर देगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसे चेक करते हैं, एंड फ्रॉम हियर इफ वी जस्ट चेक दिस आउट, सो इट इज जस्ट गिविंग यू I is 1 J is 2, I is 1 J is 3, ठीक है। जहां जहां सेम है देखो वहां प्रिंट नहीं हुआ, जैसे 2 2 सेम था नहीं प्रिंट हुआ, 3 3 सेम था नहीं प्रिंट हुआ, 1 1 सेम था नहीं प्रिंट हुआ। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो दिस इज जस्ट अ बेसिक कंटिन्यू ब्रेक हम लोगों ने देख लिया। तो डार्ट ने क्या किया, डार्ट इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड, अगर मेरे को कंटिन्यू करके मेरे को इसे स्किप करना है, ना कि जे को स्किप करना है, क्योंकि कंटिन्यू डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यू स्किप द करंट आइटरेशन। तो करंट तो जे वाली है, बट आई वांट टू स्किप द आई वाला, so I can use a label here. So I just make a label here, let's say outer, and then I can do continue outer. Make sense? तो मैं ऐसा कर सकता हूं। So continue outer will actually, when we using a continue outer, so it actually skip the current iteration of ith, not the jth। तो ith वाले को skip कर कराएगा, ठीक है। तो it will actually behave like a break। तो break की तरह काम करेगा, क्योंकि जैसे ही continue outer होगा, so it will jump from outer loop, सीधा आउटर लूप पे जंप करेगा, एंड आई इज गेट इंक्रीमेंटेड। तो व्हेन आई इज गेट इंक्रीमेंटेड, सो जे इज गेट रीइनिशियलाइज्ड। व्हेन इट इज जे इज गेट रीइनिशियलाइज्ड, सो जे स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। मेक सेंस? यहां तक सबको समझ में आई ये बात? सो इफ आई जस्ट गो हियर एंड हियर आई एम राइटिंग, सो हियर इज द आउटकम। सो इट इज सेम लाइक अ ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन इफ आई डज द सेम थिंग विद अ ब्रेक, अगर मैं यही काम ब्रेक के साथ कर दूं तो क्या होगा, जैसे ही 1 1 के बराबर होगा, तो it is actually exit from the outer loop, so it is not going to print anything, nothing will be get printed. Make sense? So this thing will be get happen. So if we just print, तो ध्यान देना i वाला कुछ प्रिंट नहीं हुआ, देख रहे हो, ith वाला कुछ प्रिंट नहीं हुआ, बाकी नीचे की चीजें प्रिंट हो रही है, ठीक है, यानी कि जो इसके बाहर के आउटकम थे हमारे पहले वाले। आई होप ये सबको समझ आया। So this is what this is called label loops. So they introduce something called label loops. तो इसका मतलब switch में they also introduce the labels. Same here they have introduced the label loops. ठीक है। So this is we have completed the basic things. तो हमने कुछ basic चीजें complete कर ली हैं इसके अंदर। So we have completed the functions thing, we have completed the loops, operators, then we move to the object operator. लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ questions हैं, those questions I want to give you. तो हमें कुछ questions pick करने हैं, उन questions को हमें यहाँ से करके सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है।
तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैंड ओवर कर रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पहले देखो. सो दिस वुड बी योर असाइनमेंट, यू नीड टू कंप्लीट दैट असाइनमेंट. तो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. मीनवाइल अगर कोई डाउट है तो आप डाउट पूछो. Let's just hold for a moment. जी, तो देखो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. So I put it in some repository. यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है वो क्वेश्चन. तो these questions I have collected from some of the sources. तो मैं आपको एक बार क्वेश्चंस के नाम बोलता जा रहा हूँ. तो हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारी कंपनीज में पूछे गए हैं. ठीक है. So I am just giving you some name. So you can practice those questions. But अगर आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप उसे प्रैक्टिस करो लिस्ट सेट मैप के स्टाइल में. सी वाले स्टाइल में मत करना उन्हें प्रैक्टिस. ठीक है. तो आपको बहुत ज्यादा लॉजिक से लिखना है, आपको बने बनाए फंक्शंस को ज्यादा यूज करना है. ठीक है. और दूसरा क्या काम करना है, हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त वी आर नॉट गोइंग टू सी द आउटकम्स कि कहीं से नेट पे से पिक कर लिए. तो द क्वेश्चन इज, द फर्स्ट वन इज asked in Amazon, और वो है मैं एक बार जस्ट अ मिनट में आपको भी एक बार शेयर करता हूँ इस क्वेश्चन को. जस्ट अ मिनट. मैं एक मिनट शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को. आई एम जस्ट लुकिंग अप इन माय मशीन कि मैंने उन्हें कहाँ रखा हुआ है. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और दिस वन. ठीक है. जब इसे भी सॉल्व करना है तो इसकी भी टाइम कॉम्पिटिटिव व्हाट आई वांट ओ ऑफ एन. ठीक है. खुद दिमाग लगाना है आप लोगों ने इसे सॉल्व करते वक्त. सो दिस इज एक्चुअली, इनका बेनिफिट क्या होगा इन क्वेश्चंस का कि जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करें जो हमने पढ़े हैं अभी. ठीक है. कौन सा कहाँ फिट होगा. इसे भी सॉल्व करना है ओ ऑफ एन पे. ठीक है. सबकी टाइम कॉम्पिटिटिव मैंने ओ ऑफ एन सेट कर रखी है.
फिर इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे भी हमें सॉल्व करना है ऑफ एन पे। ठीक है, कोई बात नहीं समझ आ रही पूछ लेना मेरे से, अगर कोई बात नहीं समझ आती किसी को तो एनाग्राम स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग में सारे करेक्टर्स हैं, जैसे लिसन और साइलेंट के सेम करेक्टर्स हैं, तो मेरे को दो वर्ड्स दिए जाएंगे, उनके सारे करेक्टर सेम होंगे। सो आई नीड टू आइडेंटिफाई कि सारे करेक्टर्स के सेम है या नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और है, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें हमें कुछ एन नेचुरल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एन नेचुरल नंबर्स गिवन है। ठीक है, और वो कुछ ऐसे गिवन हो सकते हैं कि मेरे पास 10 है, 20 है, या मैं ऐसा ना बोल के ऐसे बोलता हूँ, मेरे पास कुछ ऐसे नंबर गिवन है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये भी ऐसा हो सकता है 6 यहाँ पर बैठा हो सकता है, 6 है और 7 है, फिर 9 है और फिर 8 है। तो मिसिंग नंबर कौन है मेरे पास? 3। तो मेरे को आंसर देना है, मिसिंग नंबर जो है इस 3 है। ठीक है, तो अगेन इसको भी जब आपको सॉल्व करना है तो इसको भी ऑफ एन पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया सबको? तो इससे क्या होगा, जितना हमने पढ़ा उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। ये बहुत इजी वाली प्रॉब्लम्स है, बहुत मुश्किल नहीं है जो मैंने आप लोगों को दी है इस वक्त। ठीक है, तो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को टेक केयर करके आना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेसिफाई करता हूँ, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1, सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच यू सपोज टू सॉल्व, जिससे लूप वगैरह सब यूज हो जाएंगे, फंक्शंस यूज हो जाएंगे। दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3, this is a question number 4 and this is a question number 5। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दूंगा जो काफी कॉम्प्लेक्स होगी इसके इससे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे हम करते रहेंगे। सो जस्ट वॉक थ्रू विद दिस क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। सो आई एम अपलोडिंग दिस थिंग ऑन योर ग्रुप, तो आप लोग ग्रुप पे डाल रहा हूं मैं से। तो यहाँ आई एम जस्ट पुटिंग इन क्वेश्चन, इसको यहाँ डाल देता हूँ, क्वेश्चन बनाकर इस पे। सो हियर आई एम अपलोडिंग दिस थिंग question.txt के नाम से, एंड हियर इज योर क्वेश्चंस। इसे मैंने पेस्ट कर दिया question.txt में। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे रेफर कर सकते हो, तो शुरू में दिख जाएगा आप लोगों को question.txt। ठीक है, तो जब भी आप देखो तो ये देख लिया करो उसका टाइम, जिससे पता रहेगा आपको कि वो क्वेश्चंस कहाँ पर पड़े। और ये जितना भी कोड हम लोगों ने किया इसको भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, दैट इज द 5th वन। तो हम एक लॉजिकल एंड पे चीजें खत्म कर चुके हैं, क्योंकि हमें ऊप शुरू करना है, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे पहुंचना है बस। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड खत्म करते ही अच्छे से हम फ्लटर पे होंगे, क्योंकि फ्लटर पूरा ऑब्जेक्ट स्टाइल में काम करेगा। तो इस 5th को भी मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, दिस वन, दिस फोल्डर, दिस वन। ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेरीज डू यू हैव, सो प्लीज रेज योर क्वेश्चंस। तो एक बार फटाफट क्विकली क्या करो, एक बार है ना क्वेश्चंस देख लो। आप सबको मैंने यहाँ अपलोड कर दिया, एक बार क्वेश्चंस देख लो, ताकि क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग हो। सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, सिर्फ क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस question.txt फाइल, this here, this is, I am just sharing you all of you on a chat window. Just spend 5 minutes of time to understand कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने चैट विंडो में भेज दिया आप लोगों को। ठीक है, एक बार 5 मिनट लगाओ और देखो इसे, और फिर मेरे से डाउट्स पूछो। तो बहुत बेसिक है अभी सर्वे, इससे लूप की प्रैक्टिस हो जाएगी, फंक्शंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो डेटा टाइप्स पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करने जाओ तो कोशिश करो कि जो प्री बिल्ड फंक्शन सिखाए हैं आप लोगों को उनमें से किसी को यूज कर सकते हो नहीं।
जो कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो मैं उसकी अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा आपको। ओके, तो एक रिप्लाई आया कि अंडरस्टूड है। ओके, वेरी गुड। व्हाट अदर्स आर सेइंग, किसी को नहीं समझ आया पूछ ले, अगर कुछ नहीं समझ में आई बात किसी क्वेश्चन में, सो यू कैन आस्क। अच्छा गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एक और काम है आप लोगों के लिए, तो देयर इज अ एब्रीविएशन जो मैं चाहता हूं कि आप लोग वॉक थ्रू करके आओगे। दिस इज कॉल्ड सॉलिड, ठीक है? एब्रीविएशन सॉलिड लिख के छोड़ दो, मैं सॉलिड इन OOAD, ठीक है? तो ये प्रिंसिपल है, ठीक है? ये आपको वॉक थ्रू जरूर करके आना है। दिस इज कॉल्ड सॉलिड, ठीक है? तो ये जरूर करना है कि कल हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दिस सॉलिड मेक्स योर कोडिंग सॉलिड। तो आप किसी पे से भी देखकर आते हो, डिजिटल ओशन पे गिवन है, IT नेक्स्ट पे भी गिवन है, तो आप किसी से भी इसको पढ़कर आओगे सॉलिड के फंडे को। कल हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आज हम लोगों ने अर्ली ये सब चीजें खत्म कर ली हैं, सो आई एम जस्ट सेंडिंग यू दिस लिंक एज वेल एज। तो सॉलिड प्रिंसिपल के बारे में आपको देख कर आना है, ठीक है? एंड लॉजिकली आज हम 10 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं बिकॉज वी हैव डन विद टुडे थिंग्स। कल से हम ऊप शुरू करेंगे, इसलिए आई डोंट वांट कि मैं अभी 10 मिनट में ऊप शुरू कराऊं, फिर हम इन बिटवीन रह जाए। हम इसको इनकैश कर सकते हैं इस टाइम को बाय आस्किंग द क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो डू आस्क। किसी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ कैरियर रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो अपने पास 10 मिनट है, तो हम इन 10 मिनट को यूटिलाइज कर सकते हैं। सर, जो आपने ऐड ऑपरेटर बताया था, प्लीज एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऐड वाला दिस वन आई थिंक, ये वाला पूछ रहा हूं, दिस डबल डॉट वाला। यस सर। ओके, देखो पॉइंटर क्या है कि हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम चेनिंग ऑफ मेथड्स करते हैं ना तो हमारी लाइफ ज्यादा इजी रहती है। जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर अपने पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में दिस अमित मेरे पास गिवन है, सो इफ आई डू E1 डॉट टू अपर केस, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू हम इसे अपर केस किया, फिर डॉट सबस्ट्रिंग 1 किया, देन डॉट ट्रिम किया। तो हम जब डॉट डॉट लगा रहे हैं ना, तो पॉइंटर ये कि जब भी हम अपर केस कर रहे हैं तो अपर केस इज एक्चुअली गिविंग अ स्ट्रिंग, वो हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, फिर हम उसके ऊपर सबस्ट्रिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग आ गई, तो हमारे पास स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि इस मूवमेंट में मेरे पास स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, फिर मैं डॉट सबस्ट्रिंग कर रहा हूं तो फिर ये मुझे स्ट्रिंग दे रहा है। तो इसका मतलब मैं डॉट ऑपरेटर कॉन्टिन्यूस लगा सकता हूं अगर वो मुझे स्ट्रिंग यानी कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो। लेकिन अगर मैं ऐड यूज करता हूं तो प्रॉब्लम ये थी कि ऐड का जो इंटरनल है ना वो वॉइड है, वो हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। तो आई कैन नॉट यूज चेनिंग, तो मैं उसके साथ चेनिंग नहीं यूज कर सकता मेथड्स की, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो अगर मुझे चेनिंग यूज करनी है तो मैं यूज करता हूँ डबल डॉट ऑपरेटर्स। When I use this double dot operator which is called cascade notation, वो बेसिकली क्या करता है, वो कहता है ऐड करो, ऐड जो मुझे देगा that is void, तो इस void को आप डिस्कार्ड कर दो यानी कि इसे भूल जाओ। तो इसे omit कर देता है और कहता है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से। तो इसका मतलब ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ हो रहा था स्ट्रिंग कैरी फॉरवर्ड, तो जैसे यहाँ ऑटम, यहाँ स्ट्रिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि अपर के स्ट्रिंग दे रहा था मुझे, ये नेचर था डॉट का। तो डॉट कह रहा था कि अगर आपका फंक्शन स्ट्रिंग देता है तो आप फिर कंटिन्यू डॉट लगाकर फिर आगे बढ़ सकते हो। तो आप चेन बना सकते हो मेथड्स की, ताकि आप एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू चेन ऑफ मेथड्स कॉल लगा के चेन रिएक्शन कर सकते हो, समझ रहे हो ना?
कि उसने आउटकम दिया, पहले वाले ने आउटकम दिया दूसरे को, दूसरे वाले ने आउटकम दिया तीसरे को, तीसरे वाले ने आउटकम दिया चौथे को, तो ऑब्जेक्ट आगे आगे पास होता हुआ चला गया। लेकिन ये कब पॉसिबल नहीं, जब आपके मेथड्स वॉइड हो। तो अगर आप उस टाइम पे भी यही स्टाइल यूज करना चाहते हो तो आप रिकमेंडेड है कि आप डबल डॉट लगाओ। तो डबल डॉट क्या करेगा, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसे भूल जाएगा और सेम ऑब्जेक्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगा। आई होप निकिता समझ में आई बात। यस सर। सर इस एप्लीकेशन सर, जैसे हम कोई मोबाइल में एप्लीकेशन बनाते हैं यूजिंग फ्लटर, तो वहां पर इसको यूज कैसे करेंगे? आई मीन कोई एग्जांपल। इसको देखो यूज इस तरीके से कर सकते हैं ना कि सपोज मेरे पास, मैंने आपको बोला कि मुझे यूजर का नेम ऐसे दिखाना है, सपोज डेटाबेस में यूजर का नेम ऐसे पड़ा है अमित, बट आई वांट कि उसको ना आप ऐसे दिखा दो AMIT ऐसे दिखा दो, या यूजर का नेम ऐसे पड़ा है AMIT ऐसा पड़ा है सपोज बैकएंड में, लेकिन मुझे ऐसे दिखाना है उसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेन ऑफ मेथड्स पे जाऊंगा ना कि भाई पहला कैरेक्टर उठाओ उसे अपर केस कर दो, बाकी फिर सबस्ट्रिंग उठाओ उसे स्मॉल कर दो। तो इसका मतलब मुझे चेन लगानी पड़ेगी मेथड्स की। तो जहां पर मुझे ऐसा रिएक्शन चाहिए होगा ना कि मैं मेथड्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉल करता हुआ चलूं, तो वहां पर मैं यही स्टाइल पे आऊंगा, यानी कि डबल डॉट वाले स्टाइल्स पर जाऊंगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इन सब चीजों का, अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम विजेट्स यूज करेंगे, तो विजेट्स के अंदर मेथड्स होंगे, तो उन मेथड्स को यूज करने के लिए हमें डॉट लगाकर उन्हें एक्सेस करना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी विजेट को यूज कर रहा हूं तो उसके मेथड्स को डॉट लगाकर मैं एक्सेस करना शुरू कर दूंगा। जैसे कि सपोज अभी के लिए अगर हम समझे, क्योंकि अभी तो विजेट नहीं देख पा रहे हैं, तो सपोज अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे सेट यूज करना है और सेट के मेथड्स को एक एक करके यूज करना है। तो सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान देना, जैसे सेट में अगर हम ध्यान दें कि सेट में अपने पास ऐड है, तो व्हाट आई वांट कि ऐड कर लो पहले तो 4 रिकॉर्ड ऐड कर लो, फिर उसमें से स्किप कर देना कुछ रिकॉर्ड्स को। तो इसका मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि पहले आप ऐड कर दो फिर उसे स्किप कर देना चीजों को। तो मैं यहाँ पर ऐसे बोलूंगा कि आप ऐड लगाओ, क्योंकि ये भी वॉइड देगा, तो आप ऐड लगाकर चेनिंग इफेक्ट ले आओ। तो देखो ये सब ऐड हो गए। अब सपोज अगर ऐड हो गया तो मैं अब आपको इसके बाद बोलता हूँ कि इसके बाद आप इसके ऊपर सपोज आइट्रेटर लगा दो ताकि मैं उसे आइट्रेट कर सकूं। तो आपने यहाँ पर डॉट डॉट करके इस पर क्या लगा दिया, आइट्रेटर। फिर इस पे आइट्रेटर लगाकर सपोज मैंने यहाँ जाकर, एक मिनट, यहाँ आइट्रेटर की जगह सपोज मैं यहाँ बोल देता हूँ आइट्रेटर की जगह सपोज मैंने इसको बोल दिया लेंथ लगा दो। तो अगर आपने इस पे लेंथ लगा दिया, देखो आपका कोड कैसा होगा, देखो पहले ऐड करेगा फिर ऐड करेगा फिर ऐड करेगा फिर लेंथ निकालेगा। अब आपके पास यहाँ एट द एंड क्या आ जाएगी, लेंथ निकल कर, ठीक है। और अब आप यहाँ तो नहीं दे रहे, ये ऐसे देगा, जस्ट अ मिनट। अगर मैं ये मुझे ऑब्जेक्ट ही दे रहा होगा ना, तो ऐड तो हमारे काम आ रहा है। चेन ऑफ मैं देख रहा हूँ कोई और मेथड में यूज कर सकता हूँ इसके साथ। तो सपोज अगर मैं इस पे जाकर लगा देता हूँ फॉर ईच, ठीक है, और इस फॉर ईच पे जाकर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ प्रिंट एलिमेंट। तो अगर आप इसे इस थॉट को देखोगे अगर आप, तो आपको दिखेगा कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया कि ऐड चला दी। अगर आप इसके बिना देखना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगा कि पेन ये होगा कि हम ऐड लिखेंगे फिर ऐड लिखेंगे फिर ऐड लिखेंगे। तो पहले तो ऐड कर दिया, फिर इसके ऊपर फॉर ईच लगाएंगे, समझ रहे हो। तो आपको बार बार किसको यूज करना पड़ा, सेम ऑब्जेक्ट को, जो कि आप यूज कर सकते हो अब इसी स्टाइल में। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाके लिखता हूँ प्रिंट एलिमेंट, इसे कर देता बंद। तो आप देखो ये जो आपने किया ये सारी चीजें वो आपने इसी शॉर्ट हैंड से कर दी है। तो आपको सेम ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऐड ने क्या किया, उसने ऐड किया, उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट सेट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया इस ऐड को, फिर ऐड किया, फिर सेम ऑब्जेक्ट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया इस ऐड को, फिर ऐड किया, फिर कैरी फॉरवर्ड कर दिया फॉर ईच को। आई होप ये समझ में आई ये बात। तो द पॉइंटर इज, ये सारी चीजें कब चाहिए होंगी, जब मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे को ना पहले तो रिकॉर्ड ऐड करो। तो सपोज आपको एक ऐप बनानी है, इसमें म्यूजिक्स दिखाने हैं, तो पहले मैं बोल रहा हूँ पहले म्यूजिक को ऐड तो कर दो सेट के अंदर ताकि वो म्यूजिक ऐड हो जाए, फिर उसे प्रिंट कर देना। तो आपको पहले ऐड करना है सब चीजों को, फिर उसे प्रिंट करना है। क्लियर है। तो वो सेम सेट ऑफ ऑपरेशन आप एक ही बारी में कर रहे हो, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ही स्टेटमेंट है, क्योंकि सेमीकोलन एक बार लगा है, तो दिस इज अ वन स्टेटमेंट। लेकिन अगर आप यहां देखो तो दिस इज अ, अगर हम यहां देखें तो सेमीकोलन हर बार लगा है, तो दीज आर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। क्लैरिटी है? यस सर।
अमन का क्वेश्चन आया है, पर्टिकुलरली अमेजोन से एपीआई के थ्रू जेसन फॉर्मेट में प्रोडक्ट डिटेल्स कैसे फेच कर सकते हैं लाइव प्राइसिंग डिटेल रिव्यू का। देखो इसके लिए सीधा एक आंसर है यार अमन, अगर मेरे को कोई भी चीज एक्सेस करनी है, इसका मतलब आप ऐसे सोचना शुरू करो अमन कि मेरे को अगर किसी का भी डेटा इकट्ठा करना है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो न्यूज का डेटा हो क्योंकि न्यूज भी तो लाइव है, या क्रिकेट का डेटा हो, या शेयर मार्केट का डेटा हो, तो आपको एक वर्ड हमेशा जोड़ना है उसके साथ, अमेजोन, देन वर्ड जोड़ना है एपीआई। ठीक है, तो आप पहुंच गए सीधा अमेजोन के एपीआई पे। अब आपको अमेजोन का एपीआई यूज करना पड़ेगा, तो लिखा गया गेट स्टार्टेड विद अमेजोन एपीआई। तो अगर मैं सपोज आपसे बोलता हूं कि मेरे को न्यूज निकालनी है, तो न्यूज का भी एपीआई मेरे को मिलेगा, तो आपको दिख गया न्यूज एपीआई। तो अगर सपोज मेरे को फ्लावर्स का डेटा निकालना है, तो बहुत दूर की बात करो, फ्लावर्स का डेटा निकालना, फ्लावर्स का भी एपीआई। तो हर चीज के साथ क्या वर्ड मिलने वाला है आपको, एपीआई। हाँ जी, समझ में आई बात। तो उसका मतलब पहले मुझे सबसे पहले क्या चीज पिक करनी पड़ेगी, एपीआई। एपीआई पे जाने के बाद मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा, ये सिर्फ वेबसाइट डेवलपर्स के लिए बनाई गई है, तो मैं यहां जाकर रजिस्टर्ड करूंगा। जैसे अमेजोन आपको फ्री में कभी डेटा देगा ही नहीं, तो आपको दिख जाएगा सीधा सीधा प्राइसिंग, तो प्राइस लेगा आपसे इस बात का, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट दिखाओगे, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट दिखाओगे, तो आप एक प्राइस कंपैरिजन की एक ऐप बना सकते हो। अगर आप प्राइस कंपैरिजन करोगे तो लोग आपकी वेबसाइट, आपकी ऐप पे ट्रैफिक लेकर आएंगे, तो फायदा तो आपको होगा, तो अमेजोन को नहीं होगा। तो अमेजोन इसके लिए कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। समझ में आ रही बात। जैसे न्यूज दिखाओगे, तो न्यूज से भी तो आप ऐप बनाओगे, उससे प्ले स्टोर पर डाल दोगे, उससे लोग न्यूज देखना शुरू कर देंगे, तो न्यूज के ऊपर भी क्या होगी, प्राइसिंग होगी। समझ रहे हो बात। तो इसको जितने भी एपीआई है सबके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, कुछ ना कुछ प्राइसिंग। जिससे आप पैसा नहीं कमा सकते वो एपीआई फ्री होगा। क्लैरिटी है। तो एपीआई पेड होते हैं इसलिए हमेशा, जितने भी आप यूज कर रहे हो। तो यही हम करने वाले, हम लोग कुछ एपीआई उठाएंगे जो पार्शियली फ्री होंगे, उन्हें यूज कर लेंगे अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए। जो बिजनेस यूज के लिए आएंगे, तो अगर आप देखो ना, डेवलपर मतलब खेलने के लिए, कि आप डेवलपर हो, इस टाइम सीख रहे हो, प्ले करो, लेकिन अगर आपने इससे कुछ बिजनेस किया तो आपको कितना देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। और अगर आपको इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना रहे हो, जिससे आप इसे बनाकर खुद बेचोगे, तो ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात अमन। तो इसलिए किसी भी चीज को यूज करने के लिए देयर इज एन एपीआई, तो हम किसी ना किसी एपीआई को कंज्यूम करेंगे। तो एजेंडा यही है कि हम जब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम इसी स्टाइल में काम करना शुरू करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? चलो जी, तो कोई और क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन, और वी विल मीट टुमारो एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डार्ट टुमारो। तो कल हमारे पास डार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम ऊप्स वाला फंडा देखेंगे इसके अंदर, ट्राई टू कंप्लीट इट टुमारो, और फिर मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्लटर। ठीक है, चलो जी, तो गाइस थैंक यू एंड वी विल मीट टुमारो।